कभी सोचा है भाग रहे हो जिसके पीछे अगर मिल गया तो क्या करोगे? कभी सोचा है कि भाग रहे हो जिसके पीछे अगर मिल गया तो क्या करोगे? जिसे तुम सुकून कहते हो, जिसे तुम सुकून कहते हो, अगर मिल गया तो क्या करोगे? मुझे कहते हैं हुमायूं से अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा, जुल्फिकार जी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को हुमायूं जो है वो शेर कहने में भूल गए थे, लेकिन शेर इतना ज़्यादा अच्छा और जामे था कि अगर भूल भी जाएं तो माफ़ कर देना चाहिए। हुमायूं ने जिस शेर के हवाले से बात की, हम थोड़ी देर पहले भी ये बात कर रहे थे आपस में कि आजकल की जो ज़िंदगी है हुमायूं, बहुत ज़्यादा हसल बसल इस तरह की चीज़ें हर वक्त होती रहती है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो चाहिए। और उसके बाद जिस तरह से आपने कहा कि वो मिल भी जाए तो उसके बाद क्या हमें सुकून होता है? नहीं, हमें उसके बाद किसी और चीज़ की तलाश हो जाती है कि अब ये मिल जाए, अब वो मिल जाए, अब हमने ये नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप वो जो खुशी होती है ना, जो माइलस्टोन हमने अचीव किया होता है, उसको हम सही तरह सेलिब्रेट भी नहीं करते और हमें अगले की पड़ जाती है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हलीमा, आपने जब और की बात की ना तो मुझे और चैलेंज से याद आया। मतलब अगर कुछ आप देख रहे होते, आप कहते हैं अब इस प्रोग्राम में कुछ और क्या होगा, अब एंटरटेनमेंट मिल गई, ये देख लिया, अब और क्या होगा। ये जो और का लफ्ज़ है ना, ये ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये हमेशा रहता है। अगर फ़ोन भी आप करें तो आपकी बातें जब ख़त्म नहीं हो जाती तो आप कहते हैं और सुनाओ और बताओ और क्या। जैसे मुझे नहीं अच्छे लगते वो लोग जो ये बार बार पूछते हैं और सुनाओ। और सुनाओ, ख़त्म कर दें, बंद कर दें। यहाँ पर है हमारे एक शहजादे जो कि फ़ोन पे बातें बड़े मुसलसल लोगों से करते हैं और वो मुझे लगता है क्योंकि इतनी बातें वो कर चुके हैं, वो क्या करते होंगे। लेकिन बात हम उस तरफ लेकर चलते कि बचपन के दिन की बात करते हैं, जब हम छोटे हुआ करते थे, जब छोटी छोटी खुशियों से हमें फ़र्क पड़ता था। जब कोई घर में कोई छोटा सा तोहफा ले आता, चाहे वो एक प्लास्टिक की गाड़ी होती थी, वो मिल जाती थी तो महीनों उसकी खुशी नहीं जाती थी। लेकिन आज शायद आप लाखों की गाड़ी दे दें अपनी औलादों को, आप लाखों की यूनिवर्सिटी में उन्हें पढ़ा दें, लेकिन वो कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये एक बड़ी कॉमन सेइंग है जिससे बड़ा दिल दुखता है। हमेशा हमारा ये होता है, दिल में एक थॉट होता है, दिमाग में एक थॉट होता है कि इस प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी बात करे कि शायद किसी को अपनी एहसास हो जाए। मैं गलती का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती कि गलती का एहसास हो जाए, क्योंकि गलती का एहसास जब होता है तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। तो उस मोमेंट का एहसास हो जाए कि हम लोग शायद ये चीज़ गलत कर रहे हैं। लिटरली अक्सर आप यकीन करेंगे, मैंने कुछ ऐसी वर्किंग मदर्स को देखा है जिन्होंने अपना करियर भी बनाया और साथ साथ जो है अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की। ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों की बुरी परवरिश हुई भी है या बच्चों को तमीज़ नहीं है। समहाउ और दी अदर उन्होंने जैसे भी किया, कभी अपनी अम्मी से मदद ले ली, कभी अपनी किसी बहन से मदद ले ली कि यार मेरे बच्चों को रख लो। डॉक्टर्स लड़कियों को मैंने इस तरह से देखा है। और फिर जब उनके बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी जब हमें आपकी ज़रूरत थी तो आप तो हमें छोड़ के चली गई थी और हम तो अपनी नानी के घर पले बड़े हैं। तो मुझे उस टाइम ना ये बात सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है कि उन अम्मियों ने, मतलब ठीक है जो घर पे माएँ होती हैं वो भी 24/7 काम कर रही होती हैं, लेकिन जो बाहर और घर दोनों का काम कर रही होती है ना, उन पे और ज्यादा जिम्मेदारी होती है। एंड बिकॉज़ वो बाप और माँ दोनों का रोल निभा रही होती है और उनको हर वक्त परफेक्ट भी रहना होता है। वो जिस भी कैरेक्टर में हो, चाहे वो जॉब पे हो, वो ये नहीं कह सकती कि मैं घर का ये बर्डन लेके आई हुई हूँ इसलिए मेरा मूड खराब है। तो आगे से सब कहते हैं कि अगर भाई आप नहीं कर सकते तो आप जॉब छोड़ दो। और ना वो घर पे आके कह सकती हैं कि क्योंकि मेरे ऑफिस में आज ये हो गया, मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, बदतमीजी कर दी तो मेरा मूड खराब है, डेडलाइन मीट नहीं हुई, मैं काम नहीं कर सकी क्योंकि मेरे बच्चे के स्कूल में मीटिंग थी, मैंने वहां जाना था। तो सब कहते हैं कि छोड़ दो, और बच्चे जो है ना वो मानते नहीं है कि पेरेंट्स ने उनके लिए क्या क्या किया, और फिर जब मानते हैं तो बहुत देर हो चुकी है। अच्छा हलीमा, अब मैं थोड़ा सा इसको जरा लाइटर नोट पे लेके जाता हूँ। जब बात चली तो बचपन की बात कर, जब छोटी छोटी खुशियाँ मिला करती थी, कोई बचपन की चीज़ याद हो जो कि जिससे जो आपको ऐसा एहसास दिलाते बड़ी खुशी हो जाती हो, कोई अम्मी अब्बू ऐसी कोई चीज़ करते हो आपके लिए
कुछ खाना ऐसा बनाते हो या कोई खिलौना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो या कोई चीज़ आपको पसंद हो और कोई बचपन की याद? मुझे ये याद है कि जब भी बाकी खिलौने वगैरह और इस तरह की चीज़ें तो मिलती रहती थी, लेकिन जनरली क्या होता डॉल्स का शौक है, डॉल्स का मुझे बहुत शौक है। मेरे पास अभी तक वो डॉल्स हैं जो मेरी अम्मी जो है मेरे लिए बचपन लेके आई थी, और उनकी एक्सेसरीज भी हैं, वो एक ताज है, जूते हैं, कपड़े हैं चेंज करने वाले। वो वैसे मेरी बहन के बच्चों ने मेरे से ज़्यादा बुरी तरह से यूज़ किया है उनको, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें हैं। मुझे एक चीज़ याद है कि जनरली क्या होता है, ईदी जब मिलती है तो अम्मियाँ जो है ना वो ईदी लेके रख लेती हैं कि मेरे पास सेफ है, और फिर वो सेफ जोन से कभी बाहर नहीं निकलती ईदी। मिलती नहीं है, गायब हो जाती है। तो मेरी अम्मी आपसे गुम हो जाएंगे, मैं रख लूंगी, और वो ऐसे घूमते हैं कि वो जिंदगी में नहीं वापस ही मिलते। तो मेरी जो अम्मी है वो इस तरह से नहीं किया करती थी, मोस्टली वो ये करती थी कि हमें लेके जाती थी ज्वेलर की शॉप पे, और उस ज़माने में सोना इतना महंगा नहीं होता था, तो कोई छोटे छोटे टॉप्स या बालियाँ या इस तरह की चीज़ें वो उन पैसों से हमें ले देती थी। शायद खुद भी थोड़े बहुत पैसे डालती हूँ, लेकिन उनको ये होता था कि इसने अपनी ईदी से लिए हैं, तो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा हमारी जो बड़ी अम्मा थी, पता नहीं आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं, कि हमारे यहाँ ये एक चीज़ होती थी कि जो मेरी बहन थी उसको अंडा नहीं मिलता था खाने के लिए, बिकॉज उसकी कुछ हेल्थ इस तरह की थी कि उसको अंडा नहीं दे देते थे हम, तो उसके लिए वाज नॉट गुड फॉर हर। तो मुझे अंडा एलर्जी या कोई इस तरह की चीज़ थी, और वो से मतलब हफ्ते में कोई एक दफ़ा मिल जाया करता था, तो अब उसकी वजह से मुझे भी अंडा नहीं मिलता था, क्योंकि अम्मा कहती थी कि डिस्क्रिमिनेशन होगी अगर मैं दूंगी तो नहीं, और उसका फिर बच्चे का दिल भी करता है ना कि मेरा भाई बैठा खा रहा है, और मुझे बहुत एहसास होता। तो हुआ क्या कि अम्मा ने मुझे किचन में बुलाया, और अम्मा ने मुझे अंडा, मुझे ऑमलेट बहुत पसंद था, उन्होंने मुझे रोटी में रोल करके मुझे देती थी और मैं करती। तो एक बार मेरी बहन ने ना, अब दरवाज़ा बंद है किचन का, और मुझे एक सिर्फ आँख नज़र आ रही है, ठीक है, और कोई आँख हमें देख रही है, और मैं और अम्मी ना ऐसे साकिन हो गए, हम ऐसे साकिन हो गए। हमने कहा अम्मा है ना, आपकी देख रही है? कहती नहीं। मैंने कहा वो देखिए आँख। और फिर उसके बाद उसने कहा कि आप इसको तो दे दिया करें, मेरा मुझे आई अंडरस्टैंड कि मुझे मसला है और मैं नहीं खा सकती। तो बचपन का कोई भी वाक़या आपके पास है आज आपने हमारे साथ शेयर करना है, हमें भी जैसे जैसे याद आता रहेगा, क्योंकि बहुत पुराने वाक़ये, हलीमा का तो बहुत पुराना होगा, मेरे तो लेटेस्ट है सारे। सिबलिंग्स लव वैसे जो है ना उस जैसी भी दुनिया में कोई, और आपके तो बहुत पुराने वाक़ये, आपको याद करने में वक्त लगेगा, मुझे तो याद आ जाएंगे साल 2 साल पहले की बात है। ठीक है आपके वाक़ये अपने आपको खुश कर ले, मेरी खैर है, मैं मुतमईन हूँ। आपने अपने वाक़यात भी जो है हमारे साथ शेयर करने हैं बचपन के। इस ब्रेक में हम पूछेंगे अपने जो कैमरा मैन है उनके कोई बचपन के वाक़ये, पता नहीं उनको याद भी होंगे कि नहीं, क्या पता वो मुगलों के दौर के वाक़यात हों आपके। अगर ऐसे मुगलों के दौर का कह दिए, वरना हुमायूं से तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कहे कि उस जमाने के जब लोग गारों में रहा करते थे और उनकी दीवारों माजिद भाई के वही से किस्से होंगे, तस्वीरें बनाया करते थे। हम पूछते हैं वापस हो जाएंगे, कहीं नहीं जाना, आपने ब्रेक लेना है। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम अगेन, बिकॉज वक्त भूल गया था, वापस आइए। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग एक चीज़ पूछना भूल गए थे हुमायूं से, कल हुमायूं का डिफेंस था, तो हुमायूं आपने बताया ही नहीं कैसा हुआ डिफेंस। वैसे मुझे तो पता लग गया, लेकिन मतलब जितने भी हमारे व्यूअर्स थे उन्होंने आपके लिए दुआ की थी, उनको भी बताएंगे कैसा हुआ। आप दुरुस्त कह रही हैं, ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे। अच्छा, मज़े की बात ये है हलीमा कि डिफेंड करता आ रहा हूँ आज तक, आपसे अपने आप को डिफेंड करता आ रहा हूँ। बड़े लोगों ने जुल्म किए, जुल्म ढाए, तो डिफेंड करना बड़ा अच्छा आ गया। ये डेविड भाई जुल्म करते हैं हम पे, फ़खर भाई, माजिद भाई, हसनैन भाई, ये सब बड़े जालिम लोग हैं, इनसे डिफेंड करते करते। अच्छा, मैं बताती हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि हुमायूं का डिफेंस जो है वो बहुत अच्छा हुआ, और हुमायूं उन लोगों में से है जो रोना बंद नहीं करते। मुझे पहले ये बात नहीं पता थी, लेकिन आहिस्ता धीरे धीरे मुझे बात पता लग गई है, अंदाज़ा हो गया कि हुमायूं उन लोगों में से हैं जो टॉपर्स नहीं होते और वो बहुत ज़्यादा फस क्रिएट करते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं याद आ रहा। जैसे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले सब लोग ये होते हैं, रट्टे लगा रहे होते हैं, आखिरी ना देख रहे होते हैं कि क्या है। तो वो जो टॉपर्स होते हैं ना, वो इतना बोल रहे होते हैं कि वो आपको भी नहीं पढ़ने देते, और ख़ुद तो वो सब कुछ पढ़ के आए हुए होते हैं, और वो कहते हैं मुझे बहुत क्या हो रही है, तुम्हें ये वाला सवाल आता है, तुम्हें वो वाला आता है, तुम ये याद करके आए हो, ये वाला तो पिछले 5 साल के पेपर्स में कॉन्टीन्यूसली आ रहा था, तुमने ये पढ़ा और आपने तो पढ़ा नहीं होता उस टाइम, आपको और ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है। और फिर जब वो टॉपर्स पेपर करके निकलते हैं तो वो कहते हैं मुझे तो सब कुछ आता था, और जब उनका रिजल्ट आता है तो वो 99.9999% उनके मार्क्स आए हुए होते हैं। तो हुमायूं उन लोगों में से हैं। अगर ये आपको आइंदा दुआओं के लिए कहें तो दुआ तो आपने करनी है, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना कि अच्छा, मेरे 90 नंबर आए और अल्हम्दुलिल्लाह कल बहुत अच्छा मेरा डिफेंस हुआ। मुझे यकीन माने
हलीमा मैं ये बात गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आपसे भी ऑफर भी की है। आप लोगों की कोई इतनी दुआएं थी मेरे पीछे कि मुझे जवाब नहीं आते थे कुछ, और मुझे अचानक से वो बात आ जाती थी, पता नहीं वो कैसे, आई हैव नो आइडिया। कल आपकी दुआएं थी और कल अल्लाह की मदद मेरी तरफ आप लोगों ने भेजी, आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, खुश रहे, कोई अच्छा सा बचपन का वाकया बताया। हमने अभी अभी फ़खर भाई के भी वाकये सुने, ऑफ द रिकॉर्ड हम सबके वाकये सुन रहे थे। कोई जी दरख्त से गिरा हुआ है, कोई मोटरसाइकिल से गिरा हुआ है। सबने लड़कों के ना सेम वाकये होते हैं, लेकिन कोई वाकया नहीं कहता मेरा बचपन गुजरा ही नहीं, किसी ने गुजारने ही नहीं दिया मुझे बचपन, कहते डायरेक्ट आए। लड़कों के सारे गिरने गिराने के वाकयात होते हैं, फिर भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कॉल करके हमारे साथ शेयर करें। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आ जाए। मैं अपना बताऊंगा वाकया जब टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। बचपन का याद है, बचपन का आपने याद रखना है, भूलेंगे वैसे आप नहीं, भूलने वालों में से नहीं है। अच्छा जी, टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। खाने पीने की हमेशा हम बात करते हैं, एक्सरसाइज की जब भी बात करते हैं तो हम साथ में ये ज़रूर कहते हैं कि 30% एक्सरसाइज का हिस्सा होता है, 70% खाने पीने का हिस्सा होता है। अगर आप 70% अपना अच्छा नहीं रख रहे तो 30% भी आप जितना मर्जी कर लें उसमें बेहतरी ले आएँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब आप जंक फूड खा रहे हैं या आप अनहेल्दी खाना खा रहे हैं या आपके खाने की कोई टाइमिंग्स नहीं है। अच्छा हुमायूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो उनके खाने पीने के कोई टाइमिंग्स नहीं है, वो जब दिल करता है, जब भूख लगती है जाके खा लेते हैं। जैसा हमें तो अगर भूख लगी हुई है, लेकिन हम दोपहर के खाने का इंतजार करेंगे कि जब खाना होगा तो हम अच्छा खाना खा लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। और पता है क्या, अब हम सबसे ज्यादा मुझे लगता है सुबह का टाइम पे खा लेंगे, हम दोपहर का टाइम पे खा लेंगे। मसला आता है रात का। हम रात को खाएंगे 11 बजे खाना और उसके बाद फौरन आपका बिस्तर रेडी होगा और आप उस पर कूदेंगे और उसके बाद आप परवास कर जाएंगे नींद के लिए। ये सबसे गलत है। गलत बात है। खाना आपको पता है जो बाहर अगर मुल्क जाए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल सिर्फ से दे रहा हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत घंटों का वक्फा रखकर आप खाना खाया करते थे। और अगर आप बाहर की तरफ चले जाए, जिन्होंने हमें अडॉप्ट कर लिया है, वो 6 बजे अपना डिनर कर लेते हैं। ट्रू, बिल्कुल। जितने भी बाहर के ममालिक हैं उनमें डिनर टाइम जो है 6 से 7 बजे तक है, और उसके बाद क्योंकि कहा जाता है कि 3 से 4 घंटे लगते हैं रात का खाना डाइजेस्ट होने में, और वो उससे पहले आपको खाना लेना चाहिए। यानी कि अगर आपने 12 बजे सोना है तो आप 8 बजे अपना रात का खाना खा लें, और अगर 11 बजे सोना है तो आप 7 बजे खा लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 10:30 खा के पौने 11 बजे बिस्तर पे चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। कभी हम 10:30 बजे खाना खाते हैं, वहीं बिस्तर पे खाते हैं, वहां से ट्रे कोई ले जाता है, आप वहीं पे औंध जाते हैं, आप कहते हैं अल्लाह। सही, बिल्कुल सही बात है। ये देसी हाउस होल्ड्स में ये काफ़ी देखा जाता है। तो इसके हवाले से बात करेंगे कि अपनी ईटिंग हैबिट्स तो अच्छी करनी है, लेकिन ईटिंग टाइमिंग्स भी अच्छी करनी है। सारी चीज़ों पर बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है जी, और न्यूट्रिशनिस्ट हैं निदा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग निदा। निदा, जिस तरह मैंने बात की कि हम लोग ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो तो फिर भी बेहतर कर लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइमिंग्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब दिल किया कुछ ना कुछ उठा के खा लिया, बिल्कुल ये नहीं सोचा कि अभी मैंने खाना खाना है, फिर खाने के टाइम पे आपको भूख नहीं लगेगी, फिर आप लेट नाइट खाओगे और उसके बाद खाते ही सो जाएंगे। तो ये कितना ज़रूरी है कि आप ईटिंग टाइमिंग्स भी अपने रखें कि मैंने इस टाइम खाना है और इसके बाद मैंने अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि मैंने नहीं कुछ खाना। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जब कभी पेशेंट आता है, जब हम डाइट प्लान देते हैं तो डाइट प्लान के अंदर क्या होता है, बेसिकली टाइम होता है कि इस टाइम पे आपने ये इतनी क्वांटिटी के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ खाना, ठीक है। बाकी तो पता तो सभी लोगों को होता है कि आपने क्या खाना है या क्या नहीं खाना। आप मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो कॉम्बिनेशन में आती है कि वो खाने का कॉम्बिनेशन सही नहीं ले रहे होते। दूसरा टाइम मैनेजमेंट का उसमें आ रहा होता है। तो हमारी जो बॉडी है ये ना 11 to 21 डेज़ में किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट होती है। आपका माइंड अडॉप्ट कर लेता है। कोई भी जब आपकी नई आदत होती है या कोई आदत आप चेंज करते हैं तो वो 11 to 21 डेज़ में वो होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे आपने टाइम की बात की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में भी और वेट गेन में भी, क्योंकि अक्सर पेशेंट आते हैं तो वो वेट गेन भी करना चाह रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि कोई भी टाइम है वो कुछ भी खा लेते हैं, बाद में जो टाइम होता है तो उनको भूख नहीं लगती, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी जो मील के टाइमिंग्स हैं, जो बेसिक हमारी 3 मेजर मील्स हैं उनके टाइमिंग, जैसे कि हमारे पास लोग अक्सर जो है ब्रेकफास्ट 11, 12 बजे कर रहे होते हैं, वहीं से जाके आपका लंच का टाइम डिस्टर्ब होता है। और फिर जैसे उन्होंने बात की कि डिनर इतना लेट हो जाता है कि उसके बाद जो है आपने सोना ही होता, कोई एक्टिविटी भी आपके पास उसके बाद नहीं रहती। तो टाइम मैनेजमेंट किसी भी प्लान के अंदर या हेल्दी डाइटरी हैबिट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर का टाइम आपका उसमें होना चाहिए। दूसरा
दूसरा आपके इन मेजर मील्स के दौरान आपका टाइम का जो गैप है वो भी बड़ा आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर आप वेट लॉस के पेशेंट हैं या वेट गेन के हैं, या अगर आप किसी भी कंडीशन के अंदर, जैसे हमारे पास डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस भी आती हैं, तो उसके अंदर भी तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं आप लोगों के पास, और उसके बाद जो है आपके पास आ रहा होता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में भी बहुत निदा, अगर स्किन की बात की जाए आपकी अपीयरेंस की, तो सबसे ज़्यादा हम गोलियों पे एतबार करना शुरू हो जाते हैं कि जी आयरन की गोलियां ले लें, विटामिन की गोलियां ले लें, वो ऑरेंज के लिए कैल्शियम गोलियां पानी में डुबकी उसकी लगवा दें और वो पी लें। अब हम ये नहीं करते कि खाना बेहतर कर ले, जो खुराक है उसको बेहतर कर लिया जाए, क्योंकि आप कहते हैं जैसे आप दिखते हैं, क्योंकि जैसे आप दिखते हैं वही आप खाते हैं, व्हाट यू ईट एग्जैक्टली। हमें क्वांटिटी का भी नहीं पता, कॉन्सेप्ट साउथ एशिया में क्वांटिटी का नहीं है। आपने डाइट करनी है, आप खाना छोड़ दें, आपने वेट बढ़ाना, आप रज के खाएं। ये दो एक्सट्रीम पर हम रहते हैं। हम मेजरिंग जो स्केल है, जो कि मैंने कुछ अर्सा पहले लिया है, जो 600-700 रुपए का मिलता है, आप अगर उसमें मेजर करके चीज़ें खाना शुरू कर दें, क्या ये कॉन्सेप्ट क्वांटिटी का भी होना ज़रूरी है कि कितना खाएं, क्योंकि लूज़ करना है, गेन करना है, उसमें है ज़रूरी? नहीं, बिल्कुल है। देखें, जैसे आपने पोर्शन साइज़ की बात की ना, तो हमारे पोर्शन साइज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वेट गेन की तरफ जा रहे होते हैं, तब भी हम अपने अगर किसी का वेट गेन हो रहा है तो वो अपने पोर्शन साइज़ को नहीं देख रहा है ना, उसकी जो प्लेट है उसमें कार्ब्स या फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो उसका वेट गेन हो रहा है। अगर कोई हमारे पास ऐसा बंदा है जो कि तो वो मंचिंग कर रहा है और कोई प्रॉपर फूड नहीं ले रहा, और उसके डाइट में प्रोटीन की भी, कार्ब्स की भी, फैट्स की कमी आ रही है, तभी तो उसका वेट जो है वो कम होता जा रहा है और वो अपने आइडियल बॉडी वेट से भी कम की तरफ जा रहा है। हमें जब अपनी प्लेट बनानी होती है, हम पोर्शन साइज़ की बात करें तो हमारे पास एक नॉर्मल जो हमारी डिनर प्लेट होती है, उसमें आपने लेने होते हैं हाफ, क्योंकि हमारी जो टोटल कैलोरीज होती हैं एक नॉर्मल पर्सन की दिन की, तो उसमें 50% जो है जो कैलोरीज या जो एनर्जी हमारे पास आनी होती है वो कार्ब्स से आनी होती है। मैं एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बात करूँ जिसमें ना वेट गेन है ना वेट लॉस है, एक नॉर्मल प्लेट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें 50% हमारे पास कार्ब्स से आते हैं, 30% हमारे पास प्रोटीन से आते हैं कैलोरीज, और 20% हमारे पास फैट से आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने माइंड में रखना होता है। अगर आप सिंपल डिवाइड करते हैं तो एक प्लेट को हाफ करके उसमें आपके राइस और रोटी या रोटी आता है, फिर आपका कोई भी प्रोटीन आइटम, उसमें आपका कोई चिकन या एनी मीट प्रोडक्ट हो सकता है, और साथ में या कोई पल्सेस भी ले सकते हैं, इवन वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, और फिर आपके पास उसमें आ जाता है फैट्स। ठीक है, हेल्दी फैट्स में आप ले सकते हैं अपने खाने के ऊपर 1 to 2 टीस्पून आप देसी घी डाल सकते हैं। ठीक है, आप 1 स्लाइस चीज़ ले सकते हैं। यहीं पे मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैंने आजकल सोचा है कि मैं जो ऑलिव ऑयल और ये ऑयल यूज़ करता हूँ, मैं सोचा है कि अपना जो खाना है ना वो देसी घी में बनाना शुरू कर दूँ, विद अ लिटिल देसी घी। डू यू थिंक इट इज़ बेटर? कौन सा वाला, जो प्रोसेस्ड होता है या जो वैसे मिलता है घर का बना? जो घर का बना। जो घर का बना। हाँ, जो आपने बात की ना देसी घी और ऑलिव ऑयल, हाँ, ये इसीलिए मैंने कंफर्मेशन के लिए पूछा। ऐसे जो ऑलिव ऑयल है वो हम लोगों का ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं या डाइट प्लान फॉलो करते हैं, वो खाना अपना देसी घी में बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देसी ऑलिव ऑयल में बनाना शुरू करते हैं। जो ऑलिव ऑयल है वो आप खा सकते हैं उसको रॉ अनकुक्ड खाने के, उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। जब आप उसको बनाते हैं, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में और एशिया जितना, इसमें बहुत हाई फ्लेम पे खाना बनता है, तो जब आप वो ऑलिव ऑयल को बहुत हाई फ्लेम पे पकाते हैं तो उसका जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको अपने वेट लॉस के दौरान भी या अपने हेल्दी जो आप मेंटेनेंस प्लान अपना चला रहे हैं उसमें भी आपको हेल्दी फैट्स तो चाहिए होते हैं, तो आप ऑलिव ऑयल को हाई उस पर बनाने के बजाय और उसके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट करने के बजाय आप देसी घी की तरफ चले जाएं। ठीक है, आप 1 टेबलस्पून देसी घी अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने बनाना है और आप नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं खाना, तो वो तो 1 टेबलस्पून से भी कम यूज़ हो जाता है, तो उसके हेल्थ एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ऑयल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम थोड़ा बीमारियों की तरफ आते हैं, उन लोगों के बारे में थोड़ा डाइट प्लान बताना है आपने जिनको कोई ना कोई बीमारी है। कुछ बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये पाकिस्तान की जो 60+ या 50+ लोग हैं, आधी से ज़्यादा आवाम को है ये बीमारी। तो अब आपने उनके लिए एक डाइट प्लान बताना है कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अंडे की लोग कहते हैं अंडा नहीं खाना चाहिए, फिर लहसुन जो है वो कहते हैं खाना चाहिए,
रॉ फॉर्म में खाना चाहिए। हर बंदा तो रॉ फॉर्म में नहीं खा सकता ना, अपने आप को आदी नहीं बना सकता। कोलेस्ट्रॉल का मसला भी फिर आ जाता है, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। 1 बाय 1 आपने डाइट प्लान बताना है कि किस बीमारी में क्या चीज़ नहीं खानी। दैट इज वेरी नाइस कि आप डायबिटिक के लिए अलग बता दें कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें नहीं खानी, खासतौर पे नहीं का तो ज़्यादा बताना, क्योंकि वो लोग नहीं मानते, उन्हें तो कसम खा ली, उन्हें नहीं मानना। जी अच्छा देखिए, ऐसा है कि हमारे पास अगर कोई भी हेल्थ इशू आ जाता है, सबसे पहली बात ये कि जिसमें अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है या रीनल डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है कोई भी, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें से फैट्स जो है वो हम हेल्दी फैट्स की तरफ जाएं और जो रेगुलर फैट है उसको हम कम से कम कर दें। ठीक है, जैसे कि ऑयल्स हैं, तो जो बेस्ट ऑयल का जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो है देसी घी। ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, अगर हम देसी घी बता दें तो फिर रोटी के ऊपर भी लगा रहे होते हैं, सालन भी इसमें बन रहा होता है, हर एक चीज एग्जैक्टली। वो कहते हैं नहीं देसी घी अच्छा और डॉक्टर ने कह दिया तो हम खा सकते हैं। क्या पता फ्रिज में खड़े होते हुए एक चम्मच वो भी खा जाए, वहीं पे खड़े होते हुए एक और चम्मच। एग्जैक्टली, वो अपने दूध में भी डाल के यूज कर रहे होते हैं। तो नहीं, इस तरह से नहीं है, आपने पोर्शन साइज देखना होता है। अगर एक बंदे सही नहीं है दूध में डालना, ठीक नहीं, अगर जिसको हमने कोलेस्ट्रॉल लेवल कम, मैं पीता हूँ दूध में देसी घी, मुझे बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है। उससे फौरन डिफेंसिव हो गया ना, पूछा है हुमायूं ने कि ऐसा ना हो मना कर दे, तरह से निकल गया। नहीं आपके लिए नहीं है, आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हेल्दी और एक अंडा कच्चा जो है वो अच्छा वो ना मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी, मैं डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की कह रही थी, बीमारियों से रिलेटेड। डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को अगर हम कह दें कि आप देसी घी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको पता है आजकल जो ऑयल्स आ रहे हैं वो भी इतनी गुड क्वालिटी नहीं है, इतनी अच्छी कंपनीज के जो है उसकी भी फिर कॉपीज बन रही है, इवन इसकी भी। तो इस वजह से है जो, तो हम देसी घी की तरफ चले जाते हैं। लोग इस चीज़ को गलत ले लेते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने कह दिया आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो देसी घी में फ्राइंग शुरू कर देंगे। वो देसी घी में जैसे आपने कहा दूध और अंडे के साथ डाल के वो रात को पीना शुरू कर देंगे, अपने खाने भी उसमें। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ देसी घी अच्छा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी है। एक बंदे का अगर खाना देसी घी में मैं बनाने का कह रही हूँ तो इट मीन्स 1 टेबल स्पून पर मील, यानी कि आपका दोपहर का खाना और आपका रात का खाना 1 टेबल स्पून देसी घी में बने, और आपका ब्रेकफास्ट जो है 1 to 2 टीस्पून में जाएगा, सारा प्याज सड़ जाएगा। अगर मैंने उसको 1 टेबल स्पून डाला, प्याज ने सड़ जाना है। आप मुझे थोड़ा ज्यादा कर ले। आप मेरी बात सुनिए ना, हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। आप एक ही प्याज डाल लेना, आप उसमें 5 प्याज क्यों डाल रहे हैं? पर हाँ वैसे है ना, जितना ऑयल होगा आपने उतना ही प्याज डालना है ना। अच्छा, 5 प्याज डाल ले। एक बंदे के लिए अगर आप बना रहे हैं तो हाफ से कम प्याज लगता है और वो इसमें बन जाता है। अच्छा मेरा तो वैसे किसी भी चीज़ में हाफ से कम प्याज नहीं लगता। अच्छा मैं अब कॉलर लेता हूँ। कॉलर के बाद आपसे बड़ा मजे का एक सवाल पूछता हूँ। मेरे वालिद साहब डायबिटिक है और हाई ब्लड प्रेशर भी है, पर जो जो चीज़ें उन्हें मना अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी वो चीज़ें खाते हैं जो जो उन्हें मना किया हुआ है, और फिर उनको मना करते वो एक और उठा लेते हैं। तो पता नहीं उनको कब जो है वो ये सोचेंगे और समझेंगे। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हुमायूं और आप सब। हुमायूं, 2 छोटी छोटी बातें करनी है आपके प्रोग्राम में। आजकल मैं तो उस वक्त का कॉलर हूँ जब शायद 2 या 3 बंदे आपके प्रोग्राम में कॉल करते थे। जी जी बिल्कुल ऐसे। प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो 2-3 एपिसोड के बाद ही मैं घुस गया था आपके प्रोग्राम में। हुमायूं, आपके अंदर जो सबसे अच्छी बात है ना बेटा जी, जो मुझे बहुत पसंद है और मैं हर बच्चे को कहता हूँ, आप बिल्कुल जो है ना अदब वाले बच्चे हो। कहते हैं ना बेअदब बेनसीब बादब बानसीब, तो आप अदब वाले हो। ये आपका 100 में से 100 नंबर का क्रेडिट है। बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए। और हलीमा मैम भी मेरे लिए बहुत मोहतरम है, अल्लाह ने भी खुश रखे। असल में मैं ये जो गेस्ट आई हुई है इनसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि अब हमारे माशरे में मुतवस्सित तबका तो रहा ही नहीं, अमीर और गरीब रह गया ना। तो ऐसी डाइट आप बताएं हमें कि मिसाल के तौर पे चिकन और बकरे का गोश्त और दूध और मक्खन तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा डाइट प्लान वो होगा आज के दौर में जो उसका नेमुल बदल बताएगा। मिसाल के तौर पे चिकन है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, चिकन देखता हूँ तो मुझे झटके लग जाते हैं, अरे बाप रे इतना महंगा। तो ऐसा डाइट बताएं जो कि मार्केट में जो चीपेस्ट भी हो और उसका फायदा भी उसके इक्वल हो। चीनी के बारे में, द वाइट शुगर, आपने आज उसका बताना है। क्या वाइट शुगर ठीक है, क्या वो खाई जा सकती है? आपने उसके डिटेल में बताना है। याहिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं याहिया? अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा, ये बताएं कि पहले आपने अपने हस्बैंड को मेरा सलाम पहुंचाया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपका सलाम पहुंचाया था। वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और कहते हैं कि उनको मेरा कैसे पता है। मैंने कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ आपका नाम ना हो ये मुमकिन नहीं है, तो सबको आपका पता है।
चले ठीक है, अच्छी बात है। और ये बच्चा तो वैसे जो इम्तियाज भाई ने कहा, इम्तियाज भाई को मेरी तरफ से सलाम हो, माशाल्लाह वो रेगुलर कॉलर हैं। और ये जो बच्चे है बैठा हुआ है आपका बहुत बादब है, इसमें नो डाउट हम भी इसको सेकंड करेंगे। और हमारी बहन तो है ही बादब, वो तो बेशक उससे तो कोई शक नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये अच्छा, आपकी गेस्ट को बहुत सलाम होते हैं। बात ये है कि जो ग़िज़ा और ग़िज़ा की बात हो रही, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो अब ग़िज़ा का पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है। और हम जो इसमें आपके टिकर भी चला था, ग़िज़ा की टाइमिंग और ग़िज़ा का बैठ के तरीके से खाने का सिस्टम ही खत्म हो चुका है। वॉट एवर यू ईट, लेकिन आप तरीके से तमीज से खाएं। तो बात ये कि हमारे बच्चे जो आजकल, मेरा सवाल भी यही है कि वो बच्चे जंक फूड खाते हैं, और जंक फूड के अलावा जंक तरीके से भी खाते हैं, यानी कोई बैठ के ट्रूली अग्रीड, बहुत अच्छी बात। हाँ, उसके कान में वो लगे थी, टोटियां लगी हुई होती हैं, वो जो है वो उसको अपना वो मोबाइल में लगा होता है, वो उसका निवाला कहीं जा रहा होता है, हाथ कहीं जा रहा होता है, पता ही नहीं वो खा नहीं। अच्छा, इसी से बच्चे जो इतना हरी में खा रहे होते हैं, अम्मा बेचारी कह रही चल नहीं यूनिवर्सिटी जाना, नहीं वो मैं 2 निवाले लिए, फिर वहां से कैंटीन से कुछ खा दिया। तो इतना रूटीन खराब है। और जाहिर खाने का एक तरीकेकार होता था, वो सारा हमारा एक रूटीन होता था, बैठ के खाते, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, एक तो ये इस पे जरा बताइए, जो बच्चे इस तरह के, उनको हम कैसे कैटर कर सकते हैं, उनको कैसे संभाल सकते हैं। दूसरी मेरा सवाल ये कि देखिए, अभी इन्होंने बात की ना चिकन की, और महंगा है सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ माशरे में प्रॉब्लम है कि जितना महंगा होगा ना उतने ही लोग रश लगा के वहाँ खाएंगे। अगर हम नहीं कुछ चीजें ये नहीं यूज कर सकते, नहीं खा सकते, तो मर तो नहीं जाएंगे उसके बगैर, आप उसका अल्टरनेट यूज कर लें थोड़ा। और मैं आपको बताऊं हलीमा, मैं आपको पहले बताऊं कि कंसर्न है, क्योंकि बात ये है कि दुनिया भर के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, नॉट इन पाकिस्तान, यूके के अंदर ये हाल है हलीमा कि आप अगर कंपेयर करेंगे ना, तो हमारा पाकिस्तान इसलिए बेहतर है कि वहाँ बहुत सारे लोग एक नो डाउट स्किप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और उधर इतना टैक्सेस है, इतने टैक्सेस है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके प्रोग्राम में हवाले से एक बात हलीमा ही करना चाहूंगा। अनफॉर्चुनेटली मैं जहाँ बैठता हूँ ना, ये मेरे दिल में कई दिन से बात थी, आई एम टेकिंग योर टाइम, सॉरी टू टेक योर टाइम, लेकिन मेरे दिल में बात थी कि जहाँ लोग बैठते हैं ना, पाकिस्तान की बुराई और बुराई करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि जब आप कंपैरिजन करेंगे ना, आपको दुनिया के अराउंड का पता चलेगा, तो अल्लाह का लाख शुक्र अदा करेंगे। आप यू आर ब्लेस्ड विद मेनी थिंग्स। इतनी प्रॉब्लम के बाद भी आप कोई भूखा नहीं सोता। इंडिया जो है, ये मैं आपको बताऊं हलीमा, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन 30-40% बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं वहाँ। सही, इसके बाद भी तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा जो। और मैं आखिरी बात क्या कहूंगा, और ये इनसे भी, ये भी इन पे जरा बोलें कि जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी है उसका शुक्र अदा करें, और जो दी है उसको कुफराने नेमत नहीं करें। एग्रीड। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फहद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फहद। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है हम, आप कैसे हैं? आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और मैंने आपको एक चीज बतानी थी। जी बता दें। आप अपने शो का जो सेट ना, उसको चेंज। क्या करें, सॉरी दोबारा कहिएगा। शो का जो सेट है ना, उसका पूरा जो सेट है, मतलब उसको आप चेंज कर दीजिएगा। चेंज कर, जरा सा करूं, कहाँ से चेंज करूं, जरा कहाँ से करूं? बैकग्राउंड है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपको अच्छा नहीं लग रहा? हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं लग रहा। प्रोडक्शन टीम सुन रहे हैं आप? मशवरा है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, ठीक है, हम कोशिश को बदल लें, रंग कब चेंज कर दें, रंग चेंज कर लें। जी रंग चेंज कर दें। अच्छा, रंग चेंज कर लें, ठीक है। फिर हो जाए कोई बचपन का वाकया आपका अभी का, कोई मजेदार सी कोई बात हो बता दें। आप तो बचपन में ही होंगे अभी भी, मेरा ख्याल है। जी मजेदार सी बात, हाँ है, बताएं। वो ना, हम एक बार पिकनिक पर गए, और वहाँ पर ना हमने से मजे किए, और बस मजे किए हमने। हम एक जगह गए, पिकनिक पे गए, हमने वहाँ जीप पे गए और हमने बहुत मजे किए। दैट्स अ गुड वाकया यार, दैट्स अ गुड वाकया फॉर हिम यार। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फहद, बहुत सारा प्यार। और रंग का सोचते हैं हम कि बदलें कि ना बदलें, और कौन सा कराएंगे, कौन से कराएंगे भी आप अगली बार में बता सकते हैं। आपने चीनी का बताना है कि व्हाइट चीनी क्या है, पर मैं ख्याल में यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवालों का सिलसिले को शामिल करेंगे, कहीं में जाएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पार्टी का बाकायदा ऐलान हो चुका है यहाँ पार्टी का बाकायदा ऐलान मैंने करना था। तुमने करना था? हाँ,
पार्टी का जी कल बाकायदा ऐलान हो चुका है, जो भी पार्टी में शामिल होना चाहे वो कल यहाँ आ सकता है, क्योंकि कल जो है हुमायूं अपने डिफेंस में 90 नंबर आने पे हम सबको पार्टी दे रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा हिस्सा है। हमने दुआएं की थी हुमायूं के लिए और उसके बाद हुमायूं के नंबर आए, वरना हालत हुमायूं की नहीं थी कि उसके 90 नंबर आ सके, तो इस वजह से पार्टी थ्रो कल यहाँ पे पार्टी थ्रो हो रही है, थ्रो कर रहे हैं हम पार्टी को। क्या थीम रखेंगे हुमायूं? यार कल पार्टी की थीम होगी शबनम थीम। अच्छा, लॉलीवुड। ठीक है, वहीद मुराद और शबनम के गेटअप में आप आपने वहीद मुराद बन के आना, मैं शबनम बन के आऊंगी। लेट्स डू इट। कल हम लोग 90s के कुछ बन के आएंगे। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, मेरे पास वैसे है कुछ नहीं 90s वाला, कल जुम्मा है ना, कमीज सलवार में कुछ कर लेंगे, कुछ सोचते हैं इस बारे में। आज सवालों का सिलसिला शुरू करें। अच्छा, आपने बताना है व्हाइट शुगर इज इट गुड और नॉट, क्या सफेद चीनी ठीक है कि नहीं, डिटेल में बताना है। आज इस मिथ को खत्म करना है, कुछ मुझे लगता है जिंदगी से निकाल देना चाहिए सफेद चीनी। डेफिनेटली व्हाइट शुगर इज बैड, वो तो अच्छा, तो उसका कोई वो है नहीं एडवांटेज, तो आज तक हमने उसका कभी ऐसे सुना नहीं, उसमें हमने पढ़ा ही नहीं। जिस एडवांटेजेस उसके बहुत ज़्यादा हैं हर एज ग्रुप के लिहाज से, चाहे वो टीनेजर्स हैं या बच्चे हैं या ओल्ड एज में, तो हेल्थ इश्यूज आ ही जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया। और क्यों बुरी है सफ़ेद चीनी नादिया, ये बताएं ना, क्यों? देखिए वो हमारे पास उसमें कार्ब्स में उसमें आती है ना, क्या हुआ? तो निदा नाम है उनका, और मेरी अम्मा का नाम याद मैंने अक्सर देखिए उसके सबसे बुरे, तो उसको सबसे पहले आप ये देख लें, आप किसी डायबिटिक पेशेंट को वाइट शुगर दे दें, एकदम से उनका शुगर स्पाइक कर जाता है। ठीक है, तो उसकी जगह क्या लूँ मैं? उसकी जगह आप जो सबसे हेल्दी ऑप्शन है ना, वो है स्टीविया। स्टीविया जी, अच्छा, ठीक है। इसका ना प्लांट भी आता है और इसका ना आजकल मार्केट में अवेलेबल भी है, पाउडर की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ये अवेलेबल है। आपको अगर मार्केट से लेते हैं तो आपको पाउडर की फॉर्म में मिल जाता है, और अगर नहीं तो आप इसका प्लांट ला के अपने घर में रख सकते हैं, और इसके जो लीव्स हैं उसको आप वॉश करके गिलास के बाद चाय में डालनी है या किसी भी चीज़ में, तो आप उसमें शुगरी आ जाती है, टच आ जाता है सिर्फ लीव्स डालने से, मिठास आती है। और गुड़ जो है, देखें जो वाइट शुगर है, ठीक है, गुड़ भी शुगर कैन जूस से ही बनता है, जो कि वाइट शुगर है वो भी उसी चीज़ से बन रहा है, तो वो थोड़ा वाइट शुगर रिफाइंड फॉर्म है, तो गुड़ कंपैरेटिवली वाइट शुगर से थोड़ा सा कम नुकसान देता है। लेकिन ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, मैंने अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को देखा है, वो कहते हैं हम गुड़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखें वो गुड़ भी तो उसी शुगर कैन जूस से ही बना हुआ है ना, कभी इनको अगर आपने देखो तो शुगर कैन जूस ही होता है और उसी को पकाया जाता है काफ़ी हाई फ्लेम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए। अच्छा निदा, एक और चीज़ आपने यहाँ बतानी है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड्स आना शुरू हो गए, कबाब आते हैं, ये चीज़ें आती हैं जो हम लोग घरों में ला के बनाते हैं, उसके अंदर भी शुगर होती है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनको कभी कभी इस बात का पता नहीं होता और वो ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं, उससे भी उनकी शुगर जो है वो अपसेट हो जाती है। बाद में अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसमें जो है वो शुगर लिखा हुआ किसी न किसी टाइप में फॉर्म में वो शुगर आई होती है, क्योंकि शुगर के डिफरेंट फॉर्म्स है ना, तो इसलिए हम जो है आजकल ये शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन भी इसी वजह से हो गया है कि ये जो रेडी टू कुक आइटम्स हैं या ये जो स्नैक्स हैं, ये जो जितने इसमें से ये चीज़ें आती हैं, तो इसमें फ्लेवर्स को इन्हांस करने के लिए इसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं और उनके शेल्फ लाइफ को लॉन्ग टर्म लेके जाने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। तो ये जो एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो दे आर फॉर्म ऑफ शुगर्स एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो किसी न किसी फॉर्म में उन्होंने वो डाले हुए होते हैं, तो जब हम उसको हम कहते हैं भाई इसमें तो कोई शुगर नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी फॉर्म में वो मौजूद होता है। व्हाइट शुगर के फॉर्म में वो नहीं होगा किसी और शुगर के फॉर्म में। नादिया, एक चीज़, आज ये जो याहिया का सवाल है मैं उसे तोड़ूंगा, मैं कहूँगा कि उसको दो हिस्सों में उसे बयान किया जाए। वो एक ये है कि वाइल हम लोग जब भी खाना खाते हैं, मुझे भी आदत है, मैं टेलीविज़न ऑन कर लूँगा, मैं कोई डिजिटल लूँगा, क्योंकि खाना खाते हुए आप इंजॉय करते हैं, आप मूवी लगा लेंगे, कोई कर लेंगे। बच्चों के खास तौर पे माएँ कहती हैं यार ये नहीं खाना खाता, मुझे इससे कुछ आईपैड पे दिखाना पड़ेगा तभी ये खाना खाएगा, साथ साथ वो देख रहा है और उसको बेदहानी में वो नवाला भी ले रहा है। क्या कोई साइंटिफिक इसका है कि ये नुकसानदेह है, आप स्क्रीन टाइम के टाइम पर ना खाना खाएं या बैठ, कोई साइंटिफिक तरीका कोई है इसमें, कोई पीछे साइकोलॉजी है? देखिए साइंटिफिक तो उसका नहीं, लेकिन देखें जिस तरह से अगर आप टीवी देख के या कोई मूवी देख के या किसी आप खाना खा रहे होते हैं, आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है, आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता मेरी फीलिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी। ठीक है, या जब आप कोई मूवी दिखा रहे स्क्रीन टाइम के दौरान जब आप खाना खा रहे होते हैं तो बड़ा कोई इंटेंस अगर कोई मूवी है या ड्रामा या आप 2 स्पून 3 स्पून खा लेते हैं और फिर आप भूल जाते हैं। हाँ,
ठीक है। तो या तो आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं या आपका वो मील ही नहीं पूरा हो पाता, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको जो है उस टाइम के लिए या तो आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी, या इसके बाद क्या होगा, वो जो मूवी है, वो जो फिल्म है, वो जो कुछ भी चीज़ खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो नेक्स्ट मील होगा उसमें आप ओवर ईटिंग कर जाएंगे, क्योंकि आपको भूख ज़्यादा देर से वो लगी होती है। तो ये जो स्क्रीन टाइम है और ये जो मदर्स कह रही होती हैं आजकल के ये नहीं खाता तो मुझे इसको, वो बच्चे को बिठाने की बात होती है ना, तो टिक के बिठाना, तो वो उसको हाथ में फ़ोन पकड़ा देती हैं, आईपैड, ये बच्चे को आगे जाके इस चीज़ों की आदत पड़ जाती है, वो फिर उस चीज़ के बगैर खाना खाते हैं। हम वापस आएंगे, आपसे आपका बचपन का वाकया पूछेंगे, आपने याद रखना, आप सब सोच के रखें। हम कॉल लेते हैं जी। अब्दुल्ला की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। चला गया अब्दुल्ला ने कॉल बंद कर दी। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी कर लिया। चले कोई बात नहीं, अब्दुल्ला दोबारा आपने वाकया सोच ली, आपने बचपन कोई मजेदार सा वाकया आपको याद है आपका बचपन, या डेविड भाई की तरह आपका बचपन नहीं है? आप बगैर बचपन के कुछ ऐसा ही है। कोई अच्छा बचपन नहीं गुजरा? नहीं, बचपन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है, बट मैं वो बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह से शरारती वाला सीन मेरा नहीं था। अच्छा, मेरा वाकया मैं आपको बताता हूँ, बड़े मजे का वाकया। हम लोग, ये आप लोगों ने करना नहीं है प्लीज़, ये आप लोगों ने करना नहीं। वो जिससे डिस्क्लेमर आता था ना, वो जब मैच होता था किसी भी रेसलिंग का, प्रैक्टिस एट होम, हाँ, रेसलिंग का जो मैच आता था ना, उससे पहले एक डिस्क्लेमर आता था कि ये जो हरकतें हैं ना, ये बच्चे प्लीज स्कूल में, घर में ये ना करें, और इसी तरह का एक डिस्क्लेमर जो है वो। पर हम बहन भाइयों ने दाव लगाए हुए, जॉन सीना वाले, टेकन वाले। हमने भी वो कह रहे बता दें, वाकया बता दें जी। मैं आपको, अब्दुल्ला आगे वाकई नहीं सुना देंगे मुझे जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठे हो? हाँ जी। कितने बजे उठे हो? टेल मी, व्हाट टाइम डिड यू वेक अप? अभी उठा, मैंने कहा कॉल करो। अभी क्यों उठो यार, 9 बजे उठा करो। कितना तुमने मिस कर दिया, शो का सबसे मेजर पार्ट तुमने मिस किया आज। अभी मुझे जाग आई है तो मैंने कॉल कर ली। अच्छा अब्दुल्ला, कोई बचपन तो वैसे आपका अभी भी है, कोई मजेदार सा वाकया सुनाए जो आपका हुआ हो, जो घर मामा में। को मामा से मार पड़ी हो, बाबा से डांट पड़ी हो, कोई ऐसा वाकया? मामा से डांट रोज का काम है? नहीं, रोज का नहीं है। कभी कोई मामा बस पढ़ाई का करती हैं, फोर्स करती हैं कि पढ़ो लिखो। सही, मामा ने अजाब डाला हुआ तुम पे पढ़ाई का, हर कॉल पे तुम पढ़ाई का जो रोना रोते हो ना, और पीछे से मामा की आवाज एक आ रही होती है बुलंद से, उन्हें लग रहा होता है हमें आवाज नहीं आ रही। कहो मामा पढ़ाई में ही कहती है, मामा कुछ नहीं कहती। इतनी अच्छी मामाएं नहीं होती, मामाएं डांटती जरूर है, मारती भी है। हमें तो बहुत डांट और मार पड़ती थी। नहीं, साइकिलिंग का भी कहती हैं काम करो, साइकिलिंग कम करो। क्यों कहती हैं? आप बहुत धूप में साइकिलिंग करते रहते हो। नहीं, वैसे कहती हैं मोटरसाइकिल ना चलाओ, साइकिलिंग मत करो। अरे साइकिल चलाना बहुत अच्छी बात है, मोटरसाइकिल चलाना वैसे इतनी अच्छी बात है। कितने साल के हो? मैं 14 का। हमारे फखर भाई है ना, उन्होंने भी इस तरह मोटरसाइकिल चलाई थी एक बार। वो कहते हैं मैंने पैर नहीं पहुंच रहा था, मोटरसाइकिल चली, मोटरसाइकिल खुद चली गई, मैं ना चला, मैं उधर ही रह गया। तो इस तरह आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसे हो जाए अब्दुल्ला, ठीक है? ये नहीं करना आपने। साइकिल चलाया करें, साइकिल चलाना बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू अब्दुल्ला। हाँ जी, आप जल्दी से अपना वाकया सुना दे, अब कोई तमहीद ना बांधना, इससे पहले अगला कॉलर आ जाए। अच्छा, हुआ ये कि हम लोग सपारा पढ़ने जाते दोपहर के टाइम पे, तो हम पूरा टोला जाते थे कजन्स के साथ। तो हम सपारा पढ़ने के लिए जाते, वापसी पे हमारा ये टास्क होता था कि हमने किसकी घर की बेल बजा के भागना है। ठीक है, तो हम बेल बजा के दिन दहाड़े बेल बजा के भाग रहे हैं। हम तो रात के अंधेरे में। और हलीमा, हम गलियां चेंज करते थे कि आज उस गली से गुजरना, आज इस गली से गुजरना। तो हमने कहा जी हमने ये बेल बजा के गुजरना। तो हमने हम गलती ये होगी कि हम जिस गली में परसों बेल बजा गए थे, हम उसी गली से गुजर के गए, हम भूल गए थे। इंसान है। अब बेल बजाई, अब मेरी बड़ी बहन जो थी वो सबसे तमीज़दार थी, वो मना करती थी ना करो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आती थी, मना करती थी, हम नहीं सुनते थे। हमने बेल बजाई और हमने वो दौड़ लगाई, तो मेरी बहन टहलती टहलती आई, अपनी मेरी बहन आ रही और वो स्लाइड होती थी ना, वो स्लाइड से गिर गई। ठीक है, वो भी छोटी थी, वो गिर गई। अब बहन अपने कपड़े साफ कर उठ के, तो दरवाज़ा खुल गया इतनी देर में। वो चित्रौल आंटी ने उनकी की, वो चित्रौल आंटी ने उनको की, कहती है शर्म आती है, इतनी बड़ियों के बेले बजाती हो तो। और क्योंकि उस मोहल्ले में सब लोग तंग थे कि बेले को दोपहर में बजाता था, और फिर बहन मेरी खड़ी हुई और पूरा एक जिरगा लगा हुआ, कहती है आंटी मैंने नहीं बजाई, कहती है आप ही ने बजाई। और फिर उसके बाद बहन को कम मार पड़ी, उसके बाद फिर जो हमारी मार पड़ी, जिस तरह फिर वो इम्तियाज भाई ने बताया फिर वही हाल हुआ हमारा, अल्लाह माफ़ करे। उसके बाद मैंने बेल नहीं किसी की बजाई। तो ये बड़ा मजे का वाक़या, मेरी बहन ये ऐसा सेम, लेकिन ये हम स्टिल करते हैं।
हम भी करते हैं। जितने मेरे बहन भाई कजन जितने बाहर हैं वो जब पाकिस्तान आते हैं तो ये हम स्टिल करते हैं। लास्ट ईयर तक ये होता रहा क्योंकि हमारी अब पता है क्या बहुत मसला आ गया कि लोगों ने अपने घरों के बाहर कैमरे लगवा लिए। भाई ये क्या बदतमीजी है, मुझे ये बहुत इससे बड़ा नुकसान हो गया इसका। हाँ, वो बेल बजाने वाला मजा ही खत्म हो गया। इसके बाद मैं भी एक वाकया सुनाऊंगी। कश्यप जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और हुमायूं आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका डिफेंस बहुत अच्छा हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आवाज में धीमापन और उदासी है, क्या वजह है इसकी? बहन बुखार हुआ कल का। ओहो, अल्लाह बुखार के लिए अल्लाह ताला आसानियां आपको करे, जल्दी सेहत दे। अल्लाह बुखार के लिए आसानियां करे। बुखार के लिए मेरे लिए आमीन। अच्छा, मैं भी अपना बचपन का एक वाकया शेयर जरूर करना जरूर चाहूंगी आपके साथ। बचपन में मेरे साथ मैं 6 या 7 साल की थी, तब बहुत छोटी थी, तो शदीद गर्मी थी और मैंने जिद बांध दी कि मैंने जर्सी पहननी है। अम्मी मेरी ने जर्सी बनाई थी रेड कलर की मेरी खुद अपने हाथों से। अच्छा, निटिंग की थी। वो ना मुझे रेड कलर बड़ा पसंद है, अभी भी बहुत पसंद है। तो वो मैंने इतनी जिद की, पहले तो मुझे अच्छी खासी फैंटी पड़ी इस बात पे। हाँ। तो फिर वो मुझे घर में वो निकाल के अम्मी ने दे दी जैसे तैसे करके। जब मैं बाहर पहन के गई तो सबने मेरा मजाक उड़ाया, गर्मियों में इसने जर्सी पहनी है। अच्छा हो, ओके। जाहिर है मजाक ही उड़ना था इस बात पे। कश्यप इसी तरह हुआ ना, हमने एक फौतगी होगी तो आपने बात की जर्सी की, तो अपने मातम पे जाना था, तो मुझे लगा, मेरी अम्मा ने कहा आप लोग जल्दी से पहुंचो, मेरी बहन ना, तो हम लोग को तो नहीं पता था कि मातम के लिए कोई प्रॉपर डेकोरम होता है। तो मैंने ना अपने ईद वाला वेस्ट कोट पहना और मैंने ड्रेस पैंट पहनी, मेरी बहन ने अपनी ईद वाला लाल जोड़ा पहना और हम मातम पे पहुंच गए। और मेरी माँ हमें इसलिए कह रही अंदर वापस जाओ यहीं से वापस जाओ। तो वो हमने भी यही किया था। बट बेचारे गुड यार। कश्यप कोई सवाल पूछ रहे हैं? जी मैंने सवाल पूछना जी पूछे। आपको सलाम किया। वालेकुम सलाम। मैम मेरा सवाल यह है कि बच्चे दूध नहीं पीते, इसका कोई ऑल्टरनेट है तो बताइए प्लीज, किस तरह हम उनको दूध पिला सकते हैं? इसका ऑल्टरनेट है दूध। ये देख ले, ये इसका ऑल्टरनेट। एक इधर से लगेगी ना, अगले दफा पी लेंगे। कश्यप आखिरी सवाल है, मुझे एक बात बताएं, किस चीज से मार पड़ी है आपको? किस औजार से मार पड़ी है आपको? अम्मी के? मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे जूते बड़े पड़े हैं। असर ना हुआ। ख्याल रखिए कश्यप, बहुत सारा प्यार आपके लिए। कॉलिंग। ये हमारे बड़े प्यारे प्यारे। मुझे कश्यप का क्वेश्चन जरा क्लियर करेंगे? उन्होंने पूछा है कि बच्चे जो है वो दूध नहीं पीते तो क्या करना चाहिए उनको दूध पिलाने के लिए, राजी करने के लिए क्या करें? तो कोई ऐसी इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं हम यहाँ पे? टेस्ट एनहांस करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। आजकल तो फ्लेवर्ड मिल्क आ रही हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आ जाते हैं। तो आप कोई फ्लेवर्ड मिल्क उठा के उनको दे सकते हैं। आप घर में भी उनमें कोई फ्लेवर जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने उसके साथ कुछ मैंगो उसमें ऐड कर दिया, कुछ स्ट्रॉबेरी शेक के फॉर्म में आपने उनको दे दिया उसका। एग्जैक्टली। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो मिल्क ही पिए, हमने उनको कैल्शियम प्रोवाइड करना है और वो डेयरी का जो है वो पोर्शन पूरा करना है। तो आप किसी भी फॉर्म में उनको वो दे सकते हैं। ठीक है, मिल्क नहीं लेना, आप योगर्ट दे दें, खीर ले सकता है, वो कस्टर्ड ले सकता है, वो मिल्क शेक लेता है। मिल्क शेक बच्चे बहुत शेक से पी रहे होते हैं, वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ले लें, मैंगो मिल्क शेक ले लें, तो उस फॉर्म में उनको दिया जा सकता है। ठीक है जी, ठीक है, किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। आजकल तो बच्चे जो है स्मूदी बड़े शौक से पीते हैं, किसी ग्लास को अच्छा सा सजा लें, क्योंकि इस तरह की डेकोरेटिव चीज़ें उन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं और इस तरह से दें, इंशाल्लाह बच्चे दूध पीना शुरू कर देंगे। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद सवालों को शामिल करेंगे। ग्लास जाकर स्मूदी ले। ठीक है जी, स्मूदी ले आऊंगी मैं, आप लोगों ने कहीं भी ज्यादा। ब्रेक लें, आप लाएंगे स्मूदी? जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल मैंने पूछा था आमों के हवाले से कि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको मना कर दिया जाता है आम खाने से। पहले मेरा पिज्जा क्या अल्टरनेटिव है? पिज्जे का अल्टरनेट भी पूछते हैं, लेकिन जी मैंगोज अब दिल भी करता है खाने का, तो अब अगर खा लें तो फिर उसके बाद क्या करें? पिज्जे का भी बताना है आपने और आमों का भी बताना। अच्छा, पिज्जा का हम कर रहे थे बात उस पर कि जैसे मैंने आपको एक तो स्वीट का अल्टरनेट बता दिया, स्टीविया पाउडर यूज़ कर सकते हैं या आप स्टीविया लीव्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्वीट डिश में, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो पिज़्ज़ा है या पास्ता है वो आप उसको ना आलमंड उसका आजकल बन के आ रहा है,
एलमंड फ्लोर का। अच्छा, डो जो है उसकी तो वो डो लो इन कार्ब्स होता है, ठीक है। तो जो एलमंड फ्लोर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कीटो डाइट में यूज़ नहीं होता, उसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसको, जो कि एलमंड फ्लोर है वो लो इन कार्ब्स है एंड हाई इन प्रोटीन है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने जो डो है उसके लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं पिज्जा की डो के लिए। आपने खुद घर में बना के खाना। मेरा बदला रह गया था कि आपने पिज़्ज़े का है, पिज़्ज़े क्या होता है? इट्स पिज़्ज़ा। थैंक यू। एक पुराना एक बदला था जो मैंने लेना था, कज़नों वाला, याद है आपको? अच्छा, और मैंगोज जो है, हाँ अच्छा चले मैं इसका जवाब देती हूँ भी। मैंगोज जो है वो भी डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं अगर उनकी कंट्रोल डायबिटीज़ चल रही है। लेट्स सपोज उसकी अगर चल रही है फास्टिंग उसकी कुछ 100 to 120 चल रही है और रैंडम जो है उसकी 150 to 180 चल रही है, तो इस कंडीशन में वो वीक में 2 मैंगोज वो जो है वो कंज्यूम कर सकता है दिन में एक बार। ठीक है, हफ्ते में 2 और एक बार खा सकते हैं 2 आम। जी, पूरे वीक में। पूरे वीक में। हलीमा मेरी तो दोस्ती नहीं हो रही इनसे, ये बहुत गलत जा रहा है। आपको डायबिटीज है? आपके लिए नहीं पूछा उन्होंने, कहा उन्होंने। हमारे साथ जो कॉलर मौजूद है शबाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शबाना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी ठीक है। हाँ जी, अब बताएं क्या कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे ना बच्चे हैं, उनकी ना हड्डियों में बहुत दर्द होता है। अच्छा। तो गर्मी की वजह से उनकी आंखें भी खराब होने लगी हैं, तो कोई हेल्दी ग़िज़ा बता दें। कुछ पूछना है आपने? कुछ पूछना है आपको? समझ आ गई? आपने पूछना है कुछ तो पूछ सकती हैं। मुझे आप ही क्लियर करेंगे इसके बाद। ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच शबाना। हम पूछते हैं कोई हेल्दी ग़िज़ा। उन्होंने पूछा जी हड्डियों का मसला है और आंखें भी, नज़र भी अब उनकी कमज़ोर होने लग गई है विद टाइम, तो कोई ऐसी हेल्दी ग़िज़ा बता दें जो दोनों चीज़ों गर्मियों में उनकी ज़्यादा मसला होता है आई साइट। अच्छा, इस तरह से है कि जब हमारे पास विटामिन की डेफिशिएंसीज आती हैं तब हमारे पास ये इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप ऑफ द रिकॉर्ड भी मुझे आज बता रही थी। जी, आइज जो है आपके विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से आपका विटामिन ए की वजह से आपको ये डेफिशिएंसीज आती हैं, ठीक है, जिसमें से आपको ब्लड विजन आपका हो जाता है या कुछ आपको जो है वो क्लाउडी आपकी वो हो जाती है। जी एग्जैक्टली, तो वो होता है। अच्छा, जो वो बोन्स की बात कर रही हैं कि उनको बोन में पेन हो रहा है और ये हमारे पास कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होती हैं, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास विंटर्स में भी ये बढ़ जाती हैं और समर्स में भी इनका वो इसलिए हमारे पास आ रहा होता है कि हमारी बॉडी में से ना हम तो जो स्किन के थ्रू हम विटामिन डी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो वो तो कम से कम ही होता है क्योंकि हम सन की तरफ एक्सपोजर में जाते नहीं, सन के थ्रू ही हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू सन से स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा होता है विटामिन डी, ठीक है, तो वो हम नहीं कर रहे होते। बाकी जो है खानों में भी हम लोग विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, विटामिन डी रिच फूड्स नहीं ले रहे होते। टैबलेट्स से पूरी हो जाती है कमियां? ये मुझे एक मिथ है, ये आपने मुझसे पहले भी ये बात शुरू में भी की थी। अच्छा, टैबलेट्स जो हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, अगर हमारे पास डिफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास लेट्स सपोज डेफिशिएंसी है, पेशेंट की जो विटामिन डी की लैब रिपोर्ट है वो 11 पे है, 12 पे है या 15 पे है, ठीक है, तो तब तो जाके हम इसको सिर्फ डाइट से कंट्रोल नहीं कर सकते ना, क्योंकि बोन्स हैं और आपके लेग्स हैं, आपकी पूरी बॉडी के प्रेशर उसी पे पड़ रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम उसको डाइट से करेंगे तो वो बहुत सिर्फ अगर डाइट से करेंगे वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर चलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो हम सप्लीमेंट साथ में ऐड ज़रूर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के हाँ जी, अगर 29 हमारी नॉर्मल रेंजेस है और हमारे पास पेशेंट 25 पे है, 23 पे है, 24, तो इसमें हम डाइट के थ्रू इस चीज़ को लेकर चलते हैं। लेकिन सिवियर डेफिशिएंसी है तब हमने सप्लीमेंट ऐड करना है, पोस्ट प्रेगनेंसी है तब हमने ऐड करना है। ये सवाल इतना प्यारा इसमें पैदा होता है कि यानी कि ये मैं बार बार ये चीज़ करना चाहता, हम लोग क्या करते हैं कि हमें कहते हैं यार ये तुम्हारा फट रहा है, तुम्हें ना विटामिन डी की कमी है, तुम विटामिन डी हम ये नहीं कहते कि हम टेस्ट करवाएं। तो टेस्ट कराना जरूरी है। टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी है हुमायून के अगर आप टेस्ट नहीं कराते और सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या खुद से सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं तो जब आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में कोई न्यूट्रिएंट जाता है वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है स्टोन्स की फॉर्म में। अच्छी बात की आपने जी। अगर आप कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं वो डिपॉजिट हो रहा है, कुछ भी नहीं पता और हम खुद ही से सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान। कॉलर है जी हमारे साथ ज़ारा है, अस्सलाम वालेकुम।
यार ये दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बताई है, क्योंकि मैं अक्सर मैं सोच रहा था कि मुझे लग रहा है, जैसे मैंने आपसे पूछा, मुझे लगा विटामिन डी की कमी है, तो मैं व्हाट आई विल डू इज कि मैं जाऊंगा विटामिन डी के कैप्सूल्स। ये तो आपको खुद लग रहा है ना, बहुत सारे लोग आपको मशवरा भी देना शुरू कर देते हैं कि हुमायूं आपके अंदर इस चीज की मुझे कमी लग रही है क्योंकि आपको ये हो रहा है, तो आप ऐसा करो, ये खा लो, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स बहुत कंडीशन के सेम होते हैं। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, हमारे पास एक कॉलर का भी क्वेश्चन था, यार गौर से सुने, हमारे पास जो थे अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि हमारी जो डिफरेंट डेफिशिएंसीज होते हैं और कंडीशंस होते हैं, तो उनके साइंस एंड सिम्टम्स कुछ हद तक सेम होता है। लेट्स सपोज अगर किसी बंदे को विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो वो भी बड़ी ड्राउजी उसकी फीलिंग होती है, बॉडी लिफ्ट को लिफ्ट करने में उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको नींद आ रही होती है और मूड स्विंग्स उसके आते हैं। ये विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साइंस एंड सिम्टम्स है। सेम आपके पास आयरन की डेफिशिएंसीज के भी आ रहे होते हैं। ओके, ठीक है, ये भी मैं पूछूंगी कि क्या सिम्टम्स क्या है निदा, ये भी आपने बताने हैं। रक्षी हैं जी हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रही हैं ये रक्षी? जी मुझे अब आपके डाइटिशियन से ये पूछना था कि मुझे शुगर हुई है अभी रिसेंटली। अच्छा। तो लेकिन ना शुगर मेरी हाई रहती है, 250 तक रहती है। मैं मेडिसिन भी लेती हूँ लेकिन वो कम नहीं होती। ठीक है, तो मुझे अब बताएंगे मैं डाइट के जरिए से कंट्रोल कर सकती हूँ? अच्छा रक्षी, रहती कहाँ है आप? विच सिटी डू यू लिव इन? इस्लामाबाद से। तो रक्षी मुझे बताएं कि आपका कोई बचपन का वाकया जो छोटा सा हम सुनाए, हम एंजॉय करना चाहें आपके वाकये से। नहीं ऐसा मुझे अभी याद नहीं है। नहीं, ये मुझे लगता है डेविड भाई का क्लैन है जिनके बचपन नहीं गुजरा बगैर बचपन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया रक्षी, सलामत रहे। ज़ारा हमारे साथ है, हलीमा। अच्छा, ज़ारा की भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़ारा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? होगी सुबह मेरी बहन की। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो ज़ारा, चुप क्यों हो गई हो? कल आपका डिफेंस था, कैसा रहा? कल मेरा डिफेंस कैसा मशहूर हो डिफेंस मेरा जी, कल बहुत अच्छा डिफेंस रहा। कल यहाँ पे इंशाल्लाह एक अदद छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी पार्टी भी होगी। मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में बताया था, मुझे लग रहा है लेट उठे हैं आज आप सारे, आप लोगों ने सुना नहीं है मेरी बात। 90 नंबर लिए मैंने 100 में से 90 इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू ज़ारा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। निदा आपने बताना है उनके सवाल का जवाब कि उनको रिसेंटली शुगर हुई है और अब वो चाह रही हैं कि दवाई लेने के बावजूद भी उनकी हाई रहती है, तो आपने कुछ ऐसा बताना है डाइट में वो इंक्लूड कर लें या डाइट करना शुरू कर दें, कुछ कम खाएं ताकि उनकी शुगर जो है वो नॉर्मल पे आ जाए। अच्छा ठीक है, पहले हम लास्ट वाले टॉपिक को अगर क्लोज कर दें, जैसे हमारे पास डेफिशिएंसी इसमें, क्योंकि हमारे पास डेफिशिएंसीज की साइंस एंड सिम्टम्स सेम होते हैं, तो फिर अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि वो दूसरा कह रहे हो तो मुझे भी ये सब कुछ हो रहा था, तो मुझे भी ये डेफिशिएंसी थी, तो इसलिए आप यही मेडिसिन ले लें। आपके साइंस एंड सिम्टम्स शायद विटामिन डी के लिए आ रही हो, इनके साइंस एंड सिम्टम्स शायद आयरन डेफिशिएंसी के लिए आ रही हो। ठीक है, अब वो ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंट है और वो एक्स्ट्रा कैल्शियम एंड विटामिन डी ले रही है, जो कि उनके और भी आयरन की डेफिशिएंसी की तरफ उसको लेके जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक्सेस जब आपकी बॉडी में कैल्शियम जा रहा है एक्सेस अमाउंट में, तो वो आपके बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब होने नहीं देता। एक्सेस अमाउंट में आपको कैल्शियम जा रहा है बॉडी में और वो आपकी बॉडी में जो आप आयरन ले भी रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब होने नहीं दे रहा। कैल्शियम और आयरन जो है एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको डेफिशिएंसी किस चीज़ के और आपने कौन सी सप्लीमेंट लेनी है और कौन सी मल्टीविटामिन लेनी है। अच्छा, ये भी मैटर करता है कौन सी लेनी, कौन सी लेनी। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं वो ये काम करते हैं कि लेट्स सपोज उनको किसी ने कहा कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो वो विटामिन डी की टैबलेट्स ले रहे होते हैं, ठीक है, साथ में वो कोई मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं, उसमें भी विटामिन डी है, ठीक है। तो जो इसकी क्वांटिटी है वो अमाउंट आपका देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पास ऑलरेडी जो मल्टीविटामिन आ रही है उसमें कितनी विटामिन डी मौजूद है और जो आप सेपरेट ले रहे हैं उसमें कितनी है, क्योंकि अगर आप लोग बहुत एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रही है स्टोन्स के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पेशेंट का क्वेश्चन था कि वो उनको डायबिटीज़ है और वो रिसेंटली हुई है। जब इनिशियल स्टेज पे डायबिटीज़ होती है तो उसमें क्या होता है कि अक्सर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो डायबिटीज़ है वो और ट्रिगर होती रहती है, ठीक है। तो उन्होंने मेडिसिन भी लेना है, प्लस उन्होंने अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा चेंज करना है और डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी करनी है, ठीक है। तो वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में ये है कि आप सैचुरेटेड कार्ब्स लेना बंद कर दें, जिसमें राइस आता है, वीट आता है, होल वीट, इन चीज़ों को आप लेना बंद कर दें और आप बेकरी आइटम्स जो हैं वो लेना
लेना बंद कर दें। आप ऑल्टरनेट जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हमारे आते हैं, जैसे कि आपने स्टीविया पाउडर ले लिया, शुगर के बजाय, कोई टेस्ट का डिफरेंस नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन जो स्टीविया है वो नेचुरल है और वो 0 कैलोरिक है, ठीक है। दूसरा ये कि जो हमारे पास पेशेंट्स हो जाते हैं अक्सर नाम बता दें क्या है वो? स्टीविया याद रखिएगा, स्टीविया, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड्स और उसके अवेलेबल है मार्केट में ये, ठीक है। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जब उनको शुरू में पता नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ के खौफ से कि मुझे तो डायबिटीज़ होगी है, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरे डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा, ठीक है। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के हैं और जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, इनका जब मील इंटरवल बहुत ज़्यादा हो तो इनकी कंडीशन और वर्स हो जाती है, इनके लेवल्स हाई आने शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड एंड डायबिटीज, ठीक है। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखें। अक्सर जो है डायबिटिक पेशेंट्स का क्योंकि उनका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम रहता है उनको, तो इसलिए आप वाटर इनटेक ज़्यादा रखते हैं तो आपका जो ब्लड है वो थिन रहता है। जितना आपका ब्लड थिक होता है उतना आपकी शुगर की रीडिंग ज़्यादा। आज आपने इतनी हमें अच्छी बातें बताई और जो आपने वो जो डिपोजिशन की बात बताई वो मुझे यकीन माने नहीं पता था, उससे बहुत सारी मिथ्स जो है वो आज खुली है। आपको इंशाल्लाह ताला दोबारा भी दावत देंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हुमायूं ने उनका नाम जो है वो सही तरह से लिया है, मेरी अम्मा का नाम नादिया है तो वो उसके साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे और आप लोगों की कोई कॉल्स हो या कोई और बात रह गई हो तो वो आप लोग हमें पूछ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे भी। जब नेक्स्ट टाइम ये लोग आएंगे, निदा आएंगी, तो हम उसको कॉल अपने उसमें शामिल कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे एक और मेहमान, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जिस भी टॉपिक के हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं हमेशा यही दिमाग में होता है कि उसके बारे में बेहतर से बेहतरीन आपको बताया जा सकते हैं। वुमेन राइट्स के हवाले से बात करेंगे। वुमेन राइट्स ख़वातीन का बहुत बड़ा पाकिस्तान में ये मसला है कि उनको ये पता ही नहीं है कि उनके हकूक़ हैं क्या, और उनको इस बारे में आगाह भी नहीं किया जाता। वैसे तो सिर्फ वुमेन राइट्स के हवाले से बात नहीं करेंगे, मर्दों को भी बहुत ज़्यादा बातों में नहीं पता होता कि क्या है। लेकिन हुमायूं, अगर हम डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात करें, अगर हम ख़वातीन जो है वो काम कर रही हो, वहाँ पे कोई हरासमेंट का केस हो जाए, लोगों को नहीं समझ आती कि क्या लाइन है और उसके बाद से आगे हरासमेंट शुरू हो जाती है। और आज हमारे साथ फरीहा जो मौजूद है, फरीहा बाजवा, फरीहा जाफर बाजवा हमारे साथ मौजूद है, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है, और आज उनसे सारे इस मामले में बात करेंगे क्योंकि उनका प्रोफाइल ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ा वेस्ट है। एंड वी रियली ग्लैड दैट शी इज़ हियर टुडे, और आप उनसे बड़ी सारी बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारे टाइम पर आपको अपने हकूक़ का भी नहीं पता होता, आपको ये भी नहीं, क्योंकि मैं अब पिछली बार मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वकील आए तो आपने एक सवाल पूछा था कि क्यों कोर्ट से डरते हैं लोग। वो इस वजह से डरते हैं कि उन्हें कानून पता होता है। वो ये नहीं कि उनके कोर्ट भारी होता है, वो ये कि उन्हें कानून पता होता है, तो उनके साथ कोई वो पंगा इसलिए नहीं करता बिकॉज हाँ दे नो द लॉ, उनको अच्छे तरीके से पता है कि उनके राइट्स क्या है। तो आप फरीहा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सुबह कितने बजे होती है फरीहा? मेरी सुबह तो जी रूटीन में बहुत जल्दी हो जाती है। हमने कोर्ट्स में जाना होता है 8 बजे, यू हैव टू बी देयर। आप कब उठती हैं? तो इस हिसाब से फिर हम सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं। इसका मतलब है उसी टाइम पे होती है जिस टाइम पे हमारी होती है जनरली, वरना लोग यहाँ पे जो आते हैं उनकी लेट होती है। जो बात हमने की, बिल्कुल लेट होते। अच्छा फरीहा, जो बात हमने की, हमें अपने हकूक़ नहीं पता, ये भी नहीं पता कि हम कैसे जान सकते हैं। क्या मुझे उसके लिए लॉ का कोर्स करने की ज़रूरत है? क्या कोई डिप्लोमा करने की ज़रूरत है? हाउ विल आई नो द राइट? क्यों यूके में, क्यों बाहर ममालिक में उन लोगों को अपने हकूक़ का पता है और हमें नहीं पता? लूप होल कहाँ है? अच्छा हुमायूं, इसमें मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तब्दीलियाँ आई हैं, अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं, अवेयरनेस में मीडिया अपना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और फिर ये कहना कि राइट्स और ड्यूटीज़ इनका किस तरह से पता चले, हमें लॉ ने क्या प्रोवाइड किया है, इनका किस तरह से पता चले, इसके लिए कोई स्पेशल कोर्सेज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है।
मैं हमेशा जब कहीं जाती हूँ मैं कहती हूँ हर बच्चे हर बच्ची के हाथ में, इवन हर एज ग्रुप के हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन, क्या एक मतलब गूगल के साथ फ़ोन है, तो आप हर चीज़ गूगल कर सकते हैं। अब मसला सिर्फ इतना सा होता है कि हमें इंटरेस्ट भी नहीं होता, और अगर हमें इंटरेस्ट हो, अगर हम रिसर्च कर रहे हों तो हमें कोई प्रॉपर वो भी नहीं पता कि हम कौन सी साइट्स पे जा सकते हैं, या जिस तरह से ये है कि सोशल मीडिया पे बड़ी वो फेक न्यूज़ का भी होता है, या इसी तरह से कोई फेक इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाती हैं। अब उसको किस तरह से भी जॉट डाउन किया जाए कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ को मतलब सिर्फ फ्लेयर अप करने के लिए चीज़ें लोग अपलोड भी कर देते होते हैं। तो मैं समझ सच मान सच मान लेते हैं ना, यही कि हम बिल्कुल उसकी वो चेक नहीं करते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते हैं। और लॉ जो है वो अगर हम कहें कि भारी भरकम सिर्फ अगर हम बात करते हैं जी पाकिस्तान पीनल कोड की या सिविल प्रोसीजर कोड की, ये भारी भरकम जो टर्म्स हैं लोग इसी से डर के भाग जाते हैं कि ये पता नहीं ज़ाब्ता फौजदारी क्या होगा, ये ज़ाब्ता दीवानी क्या होगा। तो मैं समझती हूँ कि अगर थोड़ा सा आसान करके चीज़ों को, जैसे कि जितनी भी स्पेशल लेजिस्लेशन हुई है स्पेशली फॉर वीमेन, तो अब पाकिस्तान में हर डे को बड़े अच्छे तरीके से कमेमोरेट किया जाता है, चाहे वो मदर्स डे होता है, चाहे वो वीमेन डे होता है, चाहे वो इंटरनेशनल वीमेन डे होता है। तो उन दिनों में जब मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा होता है, चाहे आप ड्राइव करते हुए FM लगाएं या आप TV लगाएं, तो आपको वहाँ पे भी छोटे छोटे लॉज की बड़ी अच्छी डेफिनेशंस और बड़ी अच्छी अवेयरनेस मिल जाती है कि अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो आपके साथ कोई इशू हुआ है तो आपने कहाँ पे रिपोर्ट करना है, आप किस तरह से अपने राइट्स के लिए जा सकते हैं। और ये जो स्पेशली वर्क प्लेस हरासमेंट का एक्ट जो है वो 2010 का, वो मैं समझती हूँ कि इस हिसाब से बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपने कहा कि लोग डरते हैं थाने से, कचहरी से, तो उसमें थाना और कचहरी को बिल्कुल बाईपास कर दिया गया कि आप डायरेक्ट अगर आपको कोई हरासमेंट का वर्क प्लेस के इशू है तो फिर आप जाएंगे डिपार्टमेंटल कमेटी के पास, उसके बाद एक हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट अबट्समेंट जो है वो सेक्रेटेरिएट फेडरल में भी और 4 सूबों में भी बना दिए गए। यहाँ पे फरिया मेरे 2 सवाल हैं। पहले से ही आपको कह रही हूँ, माजरत कर रही हूँ कि थोड़े शायद लंबे हों तो आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा उसके लिए। पहले तो हरासमेंट के हवाले से कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि कहाँ से हरासमेंट शुरू हो जाती है, बाउंड्री कहाँ है, और इससे ज़्यादा किसी ने से फजूल किस्म का बेहुदा मजाक किया तो ये एक हरासमेंट के ज़िम्मे में आता है, या बिहेवियर या कुछ भी, अब बॉडी लैंग्वेज भी। लेकिन आप जब उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसमें लोग जो है वो ये कहना शुरू हो जाते हैं, मैंने बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे हैं जिसमें वो कहते हैं जी लोगों के साथ तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, आपको किसी ने इस तरह से करके देख लिया तो आप कंप्लेंट लेके आ गई हैं कि जी आपको देख लिया, हो सकता है उसने इस तरह मतलब खुद ही से जवाब देना, हो सकता है उसने यूँ देख लिया, हो सकता है उसने ये कर लिया। एक तो ये चीज़ कौन डिफाइन करेगा, जिसके साथ हो रहा है उसको एक गलत सिग्नल मिला है इसलिए सिर्फ मैं ही डिफाइन कर सकती हूँ कि ये मुझे हरासमेंट फील हो रही है या नहीं हो रही। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो बहुत सारा सिलेबस है वो इस तरह की बेशुमार चीज़ों से भरा पड़ा है जो हमें कभी याद नहीं रहती और ना ही उनका कोई फ़ायदा होता है। जैसा मुझे ये याद है एक बहुत ही मुश्किल सवाल कि जी कहाँ कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में उगती है, गंदम, कपास, ये इस तरह की चीज़ें हमें याद करें, चावल, और वो बांग्लादेश का भी हमें बताया जा रहा होता था, इंडिया का भी बताया जा रहा होता था, पाकिस्तान का भी, जो मुझे अब बिल्कुल भी याद नहीं है। अगर उनको हम रिप्लेस कर दें, वहाँ पे ख़वातीन के, बच्चों के, मर्दों के, जानवरों के लॉज लिखना शुरू करें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो क्या वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि जो बच्चे ग्रोइंग एज में है, जो 9th मैट्रिक में है, वो पढ़ लेंगे और उन्हें पता होगा कि अगर हमारे साथ कल को ये होता है तो ये लॉ मौजूद है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। जी ये आपके 2 सवाल हैं। हाँ, और मुझे लगता है बड़ी ज्यादती की हलीमा ने कि दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा और बहुत वो उसको अलग करना चाहिए था। वो इट इज वन ऑफ द नाइसेस्ट सजेशन। मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे था कि ऐसा ना हो मेरे दिमाग से स्लिप हो जाए और फिर हम कन्वर्सेशन में कहीं और निकल जाए। दोनों सवाल आपके बड़े ज़बरदस्त हैं कि हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि दिस इज़ हरासमेंट। कोई भी अनवांटेड जेस्चर जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, दैट इज़ हरासमेंट। इवन जब कशमाला तारक थी सेक्सुअल हरासमेंट की, अबॉर्ट्समेंट की, तो उस वक़्त बड़ा जी उनकी एक ट्वीट जो है वो बड़ी मशहूर हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अनवांटेड गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो हैं दैट इज आल्सो हैरेसमेंट। अनवांटेड कोई भी चीज़ आप किसी को मतलब अनवेलकमिंग,
वांटेड, आप कुछ नहीं चाह रहे हैं और लोग बीच में पोक देयर नोजेस इन योर मैटर्स, तो दैट इज़ ऑल्सो अ हरासमेंट। हरासमेंट की ये नहीं है कि जी वो उसको हम बड़ा ही डेडली जाके सोचे कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, कोई रेप अटेम्प्ट हुआ है तो ही वो हरासमेंट पे गया तो तभी है, या कोई फिजिकल टच हुआ है तभी वो सिर्फ हरासमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कहीं पे भी किसी कंपनी में इनसिक्योरिटी अपने किसी बॉस से, अपने किसी कॉलीग से इस किस्म की इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ हरासमेंट। तो हरासमेंट की डेफिनेशन को लोग यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं नहीं नहीं उसने तो ऐसे किया था, खुद ही सवाल और खुद ही जवाब, वो तो हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम कोई चीज़ भी जब आती है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हम बग़ैर सोचे समझे उस आदमी के, उस खातून के जो इमोशंस हैं उनको समझे बग़ैर, या वो जिस फेज़ से वो गुज़र रहा है या गुज़र रही है, हम अपनी जो है वो उस पर ओपिनियन थोपना शुरू कर देते हैं। और फिर बाकी लोग भी जो है वो उन ओपिनियंस को सच समझने लगते हैं कि हाँ अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा हुआ होगा, जबकि ऐसा मैं समझती हूँ कि और कानून की नज़र में भी ये है कि जिसने ये फेस किया वही इसको वो रिपोर्ट भी कर सकता है, वही इसको महसूस भी कर सकता है उसकी इंटेंसिटी को, और वही जब वो जाएगा रिपोर्ट करेगा, ना सिर्फ हरासमेंट को, कोई भी क्राइम अगर किसी के ख़िलाफ़ होता है तो वो ही उस आदमी जो है वो उसको रिपोर्ट करेगा और वही उसकी वो समझ सकता है। अगर आपका कोई फेवरेट पेन भी ले जाता है ना, तो मैं समझती हूँ ना कि वो लोग अच्छा पेन ही तो था, दैट इज़ ऑल्सो आप किसी की इजाज़त के बगैर उसकी बिलोंगिंग उसकी लेके जाके ले जा रहे हैं। आप जो बात करें उसका दूसरा सवाल भी मुझे पता है आप उसका भी जवाब देंगी, लेकिन क्योंकि ये सवाल इससे जुड़ा है, कभी कभी ये एक्सप्लॉइट इसलिए भी होता है कि तोहमत लगा देते हैं, हम अपने फ़ायदों के लिए तोहमत लगाकर उस चीज़ को ख़राब करते हैं। इस हवाले से भी मैं आपसे पूछूंगा, कॉलर ले ले साथ में, फिर हलीमा का दूसरा सवाल मैं खुद उसका जवाब सुनना चाहता हूँ। सलमान हमारे साथ मौजूद है गुजरावाला से, वहाँ पे मेरे ख्याल में चिड़े बड़े मशहूर है, ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं गुजरावाला कैसा है? बस ठीक ठाक। मैं तो कह रहा हूँ आप आइए गुजरावाला। इंशाल्लाह जी, गुजरावाला से बड़े हमें इनविटेशन आ रही है ना, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, हम आएंगे इंशाल्लाह। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। ना उन्हें खाली आपका लिए कि मैं भी शुक्रिया देता हूं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है कि हम गुजरावाला से फैन बन भी सकते हैं, बनते ही वहीं पे फैन है, आपको बताइए बनते ही फैन गुजरावाला में। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तोहमत भी लगा देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, हम लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, इस वजह से ये एक्सप्लॉइट भी होता है। अच्छा, तोहमत और गुमान जो है ना, ये तो अगर मैं कहूँ कि अभी करंट सिचुएशन में वो तो बुरी है ही है, बट अगर हम इसकी टीचिंग्स को लाते हैं तो इस्लाम में भी जो है ना तोहमत और गुमान की बड़ी सख्त ममानियत है, और तोहमत की तो बड़ी सख्त सज़ा है हद में। अगर हम देखते हैं, अगर आप किसी पे तोहमत लगाते हैं तो उसकी तो बड़ी सज़ा है। तो हमारे यहाँ तो इसको एक बड़ी वो मतलब एज अ लाइटर वे में उसको ले जाते हैं। शायद अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा माशरा इतना इम्यून हो गया कि ये छोटी छोटी जो बीमारियाँ हैं, ऐसी छोटे छोटे जो इखलाकी गिरावट है, उसको हम महसूस ही नहीं करते कि ये कोई बुरी चीज़ भी है। तो तोहमत लगाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा वो जो है वो क्राइम भी है, हमारे लॉ ऑफ लैंड में भी क्राइम है और इस्लाम में भी इसकी जो है इसकी सज़ा मौजूद है कि अगर कोई किसी पे तोहमत लगाता है या कज़फ़ लगाता है तो उसकी सज़ा है। इस्लामी सज़ाओं में से हदूद लॉस कहते हैं, और फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर कोई कज़फ़ या तोहमत के कोई वो है। और दूसरा जो आपका सवाल था कि हमारा जो सिलेबस है उसको मॉडरेट होना चाहिए, उसको चेंज होना चाहिए कि बजाय इसके कि वो चीज़, मैं समझती हूँ कि दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। अगर हम अपनी हिस्ट्री को छोड़ देंगे या हम अपने करंट ग्रोथ रेट को छोड़ देंगे कि हमारा क्या मतलब चल रहा है, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर को देखें तो वो भी हमारा एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान का, तो उसकी अवेयरनेस भी, इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। और साथ साथ जिस तरह से आपने कहा ना कि ये लॉज की भी, तो जनरल नॉलेज जो है वो अभी तो मैं देखती हूँ कि बच्चों के प्ले ग्रुप से लेके नर्सरी 1, 2, 3 और उस जनरल नॉलेज को मेरा ख्याल है कि रिच करने की ज़रूरत है कि उस जनरल नॉलेज में आप ये जितने भी स्पेशलाइज्ड लॉ हैं, छोटे लॉज हैं या कोई नई चीज़ें अमेंड होके आती हैं तो वो साथ साथ पढ़ाना शुरू कर दें। वो जनरल नॉलेज का जो हमारा सब्जेक्ट है, और एक जब हम छोटे थे तो आई डोंट नो अभी वो होता है या नहीं, स्कूल में हुआ करता था एक पीरियड हुआ करता था और जिसमें सिर्फ यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती
होती थी जिसमें पोइट्री भी होती थी, जिसमें एसेस भी होते थे, जिसमें पर्सनल इंट्रोडक्शंस भी होते थे, बहस व मुबाहिसे भी होते थे। तो आई गेस कि उस किस्म का जो ट्यूटोरियल एक पीरियड है उसको भी स्कूल्स में और स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में एक जो है वो उनके आपस की नेटवर्किंग के लिए बच्चों की और जो उनकी पॉजिटिव स्टोरीज हैं शेयर करने के लिए होना चाहिए। ये बड़ा खौफ है। हलीमा ने जो सवाल पूछा है वो मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, वो इतना खूबसूरत सवाल है, उसमें इतनी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हमने बता दिया हमें डर और खौफ है कि सबको अपने हकूक पता चल जाएंगे, आवाज़ उठना शुरू हो जाएगी और आवाज़ किसी को पसंद नहीं है जब हक और सच की आवाज़ आए। ये और मेरा ख्याल है मैं आप लोगों को थोड़ा सा इल्ज़ाम दूंगा, तहमत नहीं लगाऊंगा, इल्ज़ाम दूंगा कि मेरे ख्याल में आपकी इस कम्युनिटी को शायद ये आवाज़ उठाने की अब ज़रूरत है कि लोगों को उनके हक बताए जाएँ और शायद बेसिक से शुरू करें। एक और मैं इससे पहले कि आपसे हरासमेंट का ये वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब खुदा ना खास्ता कोई हरासमेंट कर रहा होता है वो खुलेआम नहीं करता, वो बंद कमरे में करता है, उसमें सिर्फ 2 लोग मौजूद होते हैं, लेकिन मुझे 2 गवाह चाहिए कि मैं उससे सबूत के सामने करने की किसने मेरे साथ हरासमेंट की है। ये मुझे इसके हवाले से बात बताइएगा। हुमैरा हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, खाने पीने के शहरों से, पाकिस्तान के दिल से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आज आपका शो का टॉपिक मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। इस मौजू पे जो बात हो रही है ये हुकूक के बारे में, ये हम ससुराल के बारे में भी बताएंगे, ससुराल के भी क्या हुकूक होते हैं बहुओं के लिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। ससुराल के हुकूक बताने या फराइज भी बताने हैं? बताए ना, बहुएं अपने प्राइज अदा करती हैं ना, अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाती हैं। और ससुराल वालों को भी चाहिए ना, देखें। हाँ, वो यही हलीमा यही कर रही थी, यही कह रही थी वो। तकरीबन ये बात है ना हमारी, ये तकरीबन मेरी शादी को 20-19 साल हो गए हैं, ठीक है? 19-20 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखें, और इतना यानी कि टफ टाइम गुजारा है और कोई इस तरह की वो मिला नहीं है सबूत, हमें कोई मिला नहीं। बच्चे बड़े हो गए, जी इनको सेपरेट किया जाए। सारी खिदमत की है, सारा कुछ मेहनत मजदूरी की है, सिला कुछ नहीं मिला जी, हमें सेपरेट कर दिया। क्या बात की है। बताइए, ये ऐसी दुखती रग है जिसको कोई हाथ लगाना नहीं चाहता, सबको पता है कि आवाज़ आएगी। बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो जो हरासमेंट है वो तो बंद कमरे में हो रही है, मैं गवाह कहाँ से लाऊं? यहाँ पे ब्रेक लेंगे, हाँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपसे और जब वापस आएंगे तो हुमायूं का सवाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिसने प्रूफ करना है वो ये कैसे प्रूफ करे, 2 गवाह कहाँ से लेके आए, क्योंकि उस कमरे में तो कोई गवाह मौजूद नहीं है अल्लाह ताला के अलावा और उस बंदे के अलावा। तो इस पर हम आएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लें, जल्दी से वापस आएंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, और आपकी कॉल से हमें जो ग्लूकोज है वो मिलता जा रहा है। नंबर चल रहा है नीचे, आप कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल पूछ सकते हैं, कोई हक है जो आपको लगता है आपको पूछना चाहिए। बड़ा खूबसूरत सवाल था अभी जो इससे पहले लाहौर से मैं कॉलर में नाम हुमैरा की कॉल थी, और हुमैरा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, लेकिन मेरा वो सवाल भी आपको पता है कि वो क्या हकूक है। साथ में आपने मुझे पहले बताया कि वो तो 2 कमरे में 2 लोग हैं और हरासमेंट वहाँ हो रही है, गवाह कौन होगा? इस पे मैं आपको ये बताऊं कि अभी सुप्रीम कोर्ट की इस पे बड़ी रूलिंग्स भी हैं कि हरासमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए अब आपके जो गैजेट्स हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं। आप मोबाइल स्क्रीनशॉट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, इनको भी एज एविडेंस कोर्ट में एडमिट कर सकते हैं। तो वो जो कहना कि जी हरासमेंट तो एक बंद कमरे में हुई है तो वो कहाँ से गवाह लाएंगे, वो जो 2 गवाहों वाली बात है या 4 गवाह और वो भी तज़कियातु शहूद में, वो जो हमारे हदूद लाज हैं उनमें आता है। वैसे ये है कि जिस तरह से आप देखते हैं कि कोई भी जब खुदा न खास्ता कोई रेप का इशू भी होता है तो उसमें भी 2 गवाहों की बजाय DNA टेस्ट जो है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो अब बात ये है कि जो मॉडर्न दौर के साथ लॉ में जो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की जो है, चीज़ें आई हैं और फिर उनकी डेफिनेशंस टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी रूलिंग्स में, अपनी जजमेंट्स में देता रहता है। तो उसमें ये आया कि अगर आपके पास कोई मोबाइल मैसेजेस हैं, कोई स्क्रीनशॉट्स हैं, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस हैं या कोई इस किस्म का कोई भी रिकॉर्ड है, इवन अब तो आप कहीं पे भी जा रहे होते हैं तो CCTVs होते हैं,
ठीक है, एक बंद कमरा या उसके अंदर वाली कहानी जो है, जब आप वहाँ जा रहे हैं, कमरे तक जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई अवामल रहे होंगे, कोई ना कोई चीज़ें हुई होंगी बैकग्राउंड में। वो सारी चीज़ें एज एन एविडेंस एडमिसेबल होती हैं, उनको एडमिट किया जाता है। और स्पेशली ये जो वर्क प्लेस का जो कानून है, वर्क प्लेस हरासमेंट जो है, उसके लिए ये 2 गवाहों का होना इज़ नॉट मैंडेटरी। उसके लिए आप जब कुछ ऐसा महसूस किया या फील किया तो आप उसको उस पे रिपोर्ट करेंगे, और आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं। वर्क प्लेस होता है तो CCTVs होते हैं, उसके अलावा आपके पास मोबाइल होते हैं। पिछले दिनों एक बैंक का वाकया बड़ा रिपोर्ट हो गया था, उसको किसी ने रिपोर्ट, उसको उस खातून ने भी रिपोर्ट नहीं किया था जब वो CCTV फुटेज वायरल हुई थी, इस्लामाबाद का वो वाकया था। तो उसके बाद फिर उस पर जो है वो एक्शंस भी हुए, और वो तो ऐसी सूरत में वो 2 गवाहों वाला जो वो है। अब हुमैरा ने जो सवाल किया था उसकी तरफ आ जाते हैं कि क्या हकूक है एक औरत के जब वो बहू बन के उस घर में आती है और फिर एक लंबा अरसा अपने ससुराल वालों की, अपने देवर की, अपने जो बहनें हैं मियाँ की, उनकी खिदमत, सास ससुर की खिदमत करने के एक तवील अरसे के बाद जो है वो उनको ये एक्नॉलेज करना तो बड़ी दूर की बात है, उनको धुतकारा ही जाता है, उनको एक टाइम पे साइड कर दिया जाता है, और सब्र के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होता। तो क्या हकूक हैं एक लड़की के और क्या फ़राइज़ हैं उसके जो ससुराल वाले हैं उनके? कॉलर है हमारे साथ। मैंने आपकी मुस्कुराहट की वजह भी पूछनी है, आप मुस्कुरा रही थी, इसके पीछे की वजह होगी, वो पूछेंगे। अलीना जी रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम। अलीना, टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दो बेटे। टीवी की आवाज़ बेटा बंद कर दें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे अलीना? मेरा नाम अलीना नहीं है, अलीज़ा है। अलीज़ा है, अच्छा ठीक है। अलीज़ा, क्या कहना चाहेंगी? अलीज़ा बहुत खुश हो, मेरी भी जब कॉल मिली थी पहली बार यही खुशी थी मेरी ज़िंदगी की। अलीज़ा क्या करती हो, पढ़ती हो? जी। अच्छा, मुझे बताओ आपको कोई मज़ेदार सा वाक़या याद है? मामा मारती हैं, मामा पापा डांट खाते हैं, कुछ होता है, कोई मज़े का वाक़या है तुम्हारे पास? सब अच्छे हैं? ये जन्नत नुमा घर में मुझे भी बुला लो फिर कहीं, यहाँ में सब इतने अच्छे और कोई कुछ नहीं कहता। कोई सवाल है? नहीं, कोई सवाल नहीं है। तो फिर कुछ तो कह दो। थैंक यू जी, थैंक यू अलीज़ा कॉल करने के लिए। जी, सवाल जो है उनका ससुराल वाला, उसकी तरफ आ जाए। अच्छा, इसमें जो मुझे जब कोई सवाल पूछते हैं ना तो मुझे बड़ी ये चीज़ लगती है कि लोग ये नहीं सोचते कि ये जो ख़ानदानी निज़ाम है ये हम कहाँ से लाए हैं, कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, सबको जोड़ के रखें, घर में दीवार ना उठे, चाहे दिलों में दीवारें उठ जाएं। ये निज़ाम इस्लाम का तो नहीं है। हम कितने वाक़यात पढ़ते हैं, हम सीरत तैयबा से सीखते हैं कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी अज़वाज मुतहरात को अलग अलग जो है वो रहाइश दी हुई थी। हमारे कितने सहाबी रसूल हैं जिनसे हम वो सीखते हैं कि सब। और ये निज़ाम जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये कोई इस्लाम ने हमें नहीं दिया, ये बेसिकली हम सब कॉन्टिनेंट में हिंदुओं के साथ रहे, हमने वहाँ पे बड़ा टाइम गुजारा और ये बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से अपने साथ लेके आ गए। अब के जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। हाँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम की जहाँ पे वो हम कहें कि अफादियत भी है, वहाँ पे जैसे बहुत से लोग फिर रिपोर्ट करते हैं कि वो बहू के ऊपर ही हर चीज़ जो है वो सवार कर दी जाती है, उसके नुकसानात भी हैं। अगर हम सिर्फ लॉ ऑफ लैंड की बात करते हैं या इस्लाम क्या कहता है कि ऐसे में क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं, जब भी कोई शादी हो के कोई लड़की आती है तो खावंद के ऊपर उसके जो हैं वो हकूक़ हैं कि वो उसे एक रिस्पेक्टेबल चार दीवारी में नानो नुफ़्का अपनी जो उसकी जायज़ कमाई है उसमें उसको रिस्पेक्टेबल मेंटेन करे। अब इसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोर्ट में केसेस आते हैं, मैं चूँकि प्रैक्टिस भी करती हूँ। अब जब कोर्ट प्री ट्रायल रिकॉन्सिलेशंस पे चीज़ें लेके जाती है तो वहाँ पर वो कोर्ट उस खातून को भी बताती है और उस आदमी को भी बताती है कि अगर आप इसे एक
अलग रिहाइश। हाँ, और अलग रिहाइश का हाँ। ये नहीं है कि आप उसको कोई बहुत बड़ा कोई मेंशन या कोई बेंगलो ही लेके दें। आप अपने जो भी आपकी ज़राए आमदन है उसके मुताबिक उसे एक कमरा, एक वॉशरूम और एक किचन, ये इंडिपेंडेंट, ये उस खातून का कानूनी हक है कि आप उसको जब लाए हैं तो उसको ये दें। अब ज़बरदस्ती अगर कोई खुशी से जॉइंट में रहता है, ठीक है जी, जैसे वो कोई भरे पूरे घर से लड़की आई तो जी अलग नहीं रह सकते हैं, ये मसले मसाइल हैं, तो वो साथ रहें। और वो एक अलग बात है। कॉलर्स भी ले लें साथ में। फाखिर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, यूसुफ अजीज फैसलाबाद से। जी जी, से क्या सवाल पूछेंगे? सवाल जी, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को, नेक आरज़ुओं का। जी जी दीजिए। मुझे समझ नहीं आया। वो कह रहे हैं मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अच्छा, कॉल बंद हो गई आपकी। कॉल बंद हो गई है। फाखिर भाई दोबारा से अगर हो सके तो कॉल कर लें। ठीक है, अगला कॉलर भी है शायद, फाखिर भी है हमारे साथ। फाखिर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फाखिर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? जी, क्या पूछना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो आप जो हैरेसमेंट की बात हो रही थी अभी, तो मैं आपके तवस्सुत से ना, आपका जो ये न्यूज़ चैनल है इसके तवस्सुत से मैं पूरे जो जितने भी लोग सुन रहे हैं पाकिस्तान को एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मेहरबानी करें, ना करें इस तरह। आप मतलब आए दिन ऐसे न्यूज़ में खबरें रिपोर्ट हो रही होती हैं, फलान जगह किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया, फलान जगह किसी लड़के के साथ ऐसा हो गया, छोटी छोटी बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे, और मतलब आप यहाँ तक के सुनने को मिलता है कि 40-50 साल की मतलब जो फीमेल्स है उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेहरबानी करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी एक, ठीक है आपकी अगर बहन नहीं है लेकिन आप किसी लड़की के ही बतन से आप पैदा हुए हैं, तो सही कह रहे हैं आप सपोज करें कि कल को अगर आपको ये सुनने को मिलता है कि आपकी वालदा के साथ बचपन में ऐसा हुआ है, तो आप सुन के आपको कैसा लगेगा? सही कह रहे हैं। कल को उसमें भी एक वालदा बनना है। वो बहुत खूबसूरत बात की है फाखिर आपने, बहुत खूबसूरत बात की है और बहुत अगर सब लोगों को समझ आ जाए तो फिर हमें इस तरह के खबरें चलानी ना पड़े। और बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप प्रोग्राम में अपनी इतनी इनपुट रखते हैं और इतने दिल के हाल जो भी कॉल करता है वो अपने करता है। फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, और अल्लाह करे कि आपकी गाइडेंस जो है वो एक ना एक दिन रंग लेके आए और सब लोगों को अपने हकूक़ के बारे में पता लग जाए। मुझे और हुमायूं को जी दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल फ्राइडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।